अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं माहिरा ज़ैनब खान की एक लेटेस्ट नावल लेकर हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है बटरकप। और स्टोरी की बात करें तो ये एक के ड्रामा से इंस्पायर स्टोरी है। तो अगर आप एक के ड्रामा फ़ैन हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और अगर नहीं है तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप हो जाएंगे। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू लिसनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर आपको इससे डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी एपिसोड की। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बटरकप बकल माहिरा ज़ैनब खान। पहला बाब। जोंगशान नॉर्थ स्ट्रीट का दारुल हुकूमत शहर ताइपे में एक सुनहरी और नम सी सुबह नमूदार हुई थी, जिसकी किरणों ने पूरे शहर को अपने नूर से रोशन कर दिया था। सुबह करीबन 11 बजे का वक्त था। शहर के मरकज़ में वाक़े गोल्डन स्टार की एजेंसी की पुरशिकवा इमारत सरताने फ़ख्र से खड़ी थी। उसकी बुलंदी आसमान को छू रही थी। उसी दौरान वसी पार्किंग एरिया में पथरीली रविश पर एक सियाह कार आकर रुकी थी, और कुछ ही लम्हों बाद ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला तो एक नौजवान आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाते हुए बाहर निकला। खफीफ सी गर्दन मोड़कर उसने बड़े से आहनी जालीदार दरवाजे को देखा था, जिसकी कार आते ही गार्ड ने फुर्ती से ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके पार रिपोर्टर्स का एक जमो गफिर मौजूद था। काफ़ी सारे गार्ड्स उन्हें कंट्रोल करने में लगे इमारत के अंदर दाखिल होने से रोक रहे थे। उन पर से नजरें हटाकर उसने एजेंसी की इमारत को देखा। वो 2 साल बाद उसे इस तरह गर्दन उठाकर देख रहा था। वो एक 20 साल का लड़का था जब पहली बार इस एजेंसी में आया था। अपने घर से ज़्यादा वक्त उसने इस इमारत में गुजारा था। वो इस दौर का एक कामयाब और पुरकशिश अदाकार था, जिसके साथ कई प्रोडक्शन हाउस काम करने की ख्वाहिशमंद थे। मीडिया में डिग्री लेने के बाद वो 2 साल बाद दोबारा वहीं आया था जहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। कैसे हैं आप सर। ब्लैक 3 पीस सूट में गॉगल्स लगाए वो एक खुश शक्ल सा नौजवान छतरी लिए उसके पास आया तो जरीर ने नजरों का जाविया बदलकर उसे देखा। फिर चेहरे पर खुशगवार के तासुरात उभर आए थे। कैसे हो सईम। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो सईम ने उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखा था, जिसकी चौड़ी कलाई पर घड़ी के साथ कुछ बैंडेज भी थे। उसने आज से पहले जरीर का इतना खुशगवार अंदाज पहले कभी नहीं देखा था। वो तो इंडस्ट्री में काफ़ी अक्खड़ मिजाज और मगरूर मशहूर था। उसके लंदन जाने से पहले सैम को उसके मैनेजर की जॉब करते हुए 3 साल का अरसा बीत चुका था। इस दौरान उसका अंदाज इतना खुशगवार नहीं होता था तो उखड़ा हुआ भी नहीं होता था। फाइन सर। उसने जरीर का हाथ थाम लिया था। तो तुम आज भी वैसे ही हो, मुख्तसर बात करने वाले। वो दोनों साथ चलते हुए अब इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे रिपोर्टर्स का जमो गफिर अभी तक मौजूद था। कैमरों की आंख और झिलमिल करते फ्लैश ने दूर तक उसकी पुष्ट का पीछा किया था। शहर के सबसे पुररौनक और चहल पहल वाले इलाके में वो डबल स्टोरी कैफे बना था। खूबसूरत और मुनफरिद स्टाइल का जदीद तर्ज पर बना। वो दूर से ही लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर लेता था। उसकी दीवारें ग्लास की बनी थी। वैसे तो वहाँ कुछ फासलों पर और भी कैफ़े बने थे, लेकिन ज़्यादा रश बटरकप पर ही होता था। सुनहरी और पेस्टल रंगों के इम्तिज़ाज से कुशादा क्या नाम काफ़ी भला लगता था। कैफ़े के अंदर जाओ तो काफ़ी सारी मेज़ और कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। एक तरफ काउंटर बना था, जगह जगह मोटिवेशनल क्विट्स की पेंटिंग्स और तस्वीरें आवेजा थी। ब्लू जीन्स पर पिंक स्वेट शर्ट पहने उस पर एप्रन बांधे वो लड़की काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसके सिया रंग के बाल ऊंची पोनी टेल में बंधे हुए थे। आगे से उसके बाल बैंक्स में कटे हुए थे, जिन्होंने उसकी पेशानी को ढक रखा था। वो मुतनासिब कदो कामत और दुबली पतली सी पुरकशिश चेहरे और खिलती हुई रंगत वाली थी। उसकी चमकती सी आंखें उसकी खूबसूरती को उभारने में मरकजी किरदार अदा करती थीं। बड़ी बड़ी गजाली आंखें, जिन पर उठती गिरती लंबी घनी पलकों की वो पहरा देती झालरें मालूम होती थीं। तुम मुझे रेस्ट कर लो, थक गई होंगी। कैफे में पार्ट टाइम जॉब करने वाली मिसिस सोमा ने उसे अपने कंधे दबाते हुए देखा तो नरमी से कहा था, कल सारी रात एपिसोड पर काम करती रही थी, ठीक से सो ही नहीं पाई। उनकी ऑफर पर वो थकान से मुस्कुराते हुए उन्हें बता रही थी, तुम सच में बहुत मेहनती लड़की हो। जिस तरह से तुमने अपनी जॉब और कैफ़े को मैनेज करती हो और फिर अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखती हो। अगर तुम्हारा फादर तुम्हें देखते तो तुम पर काफ़ी प्राउड फील करते। मुझे अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। कस्टमर की कॉफ़ी तैयार करते हुए वो साथ ही नरम लहजे में तासुब से बोल रही थी। मीनल के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। आज भी उसका दिल वैसे ही दुखा था जैसे हमेशा अपने पापा का जिक्र करने पर दुखता था। वाकई में उन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। उसके दिल में हौक सी उठी थी। इससे पहले कि उसके
वजूद में यासियत और दुख की लहरें गर्दिश करती, उसने फ़ौरन तवील सांस खारिज करते हुए सीधे हाथ का पंखा सा बनाकर चेहरे के सामने झल्लाते हुए अपने दिमाग को कंट्रोल करती उन बुरी सोचों से जान छुड़वा रही थी। तुम सारी सारी रात जाग कर लिखती रहती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि आंखों पर रोज़ वाटर का स्प्रे करते रहा करो। मैं करती हूँ मिसेस सुमा। रोज़ वाटर की बोतल तो हमेशा मेरे बैग में ही और मेरे राइटिंग टेबल पर मौजूद रहती है। उनकी इतनी फिक्रमंदी पर उसने उन्हें मुतमईन करने को कहा था। साथ ही पेशवाराना सा मुस्कुराते हुए कस्टमर का बिल बनाने के बाद उसकी रसीद और उसका कार्ड उसे दे दिया था। फिर भी तुम्हारी इतनी प्यारी सी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नुमायाँ हो रहे हैं। पहले से तुम्हारा वजन भी घट गया है। तुम कुछ टाइम का ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? बासिल का तो बस ही नहीं चलता कि सारा दिन तुम्हें बिठाकर तुमसे लिखवाता ही रहे। उनकी नाखुशी सी आवाज़ पर वो धीमा सा मुस्कुराई थी। वो हमेशा ही उसके लिए इतनी ही फिक्रमंद रहा करती थी। दरवाज़ा खुलने पर उसके ऊपर लगी घंटी की आवाज़ सारे में गूंज गई थी। मीनल ने नज़रें बेसाख्ता ही उसकी जानिब उठी थी। अब नवारिद को देख रही थी। बीच कलर की पैंट पर उसने कॉफ़ी ब्राउन शर्ट पहन रखी थी, ऊपर से लाइट ब्राउन लॉन्ग कोट पहना था। खूबसूरत सी क्लीन शेव्ड और चेहरे पर नरमी थी और आंखों पर नाजुक से फ्रेम के ग्लासेस लगाए हुए थे, जिनके पीछे छिपी उसकी ग्रे कलर की आंखें हम वक्त जहानत से चमक रही होती थी। मीनल उसे जानती थी जब भी उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। वेलकम चीफ एडिटर। सर को खम देकर उसने इस्तकबाल करते हुए कहा तो उसने नौजवान ने भी जवाबन सर को हल्की सी जंबीज दी थी। क्या मैं जान सकता हूँ इस खूबसूरत सी लेडी के चेहरे पर इतने नाखुश से तासुरात क्यों हैं भला? काउंटर पर दोनों कोहनियाँ टिकाते हुए वो नौजवान लहजे में हैरान के समय मिसेस सुमा से मुखातिब हुआ था। बासिल, मैं तुमसे बेजार आ चुकी हूँ। न तुम खुद सुकून से रहते हो और न ही इसे रहने देते हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों अपनी अपनी जॉब छोड़ो और कोई ढंग का काम करो। उन्होंने हमेशा की तरह उसका चेहरा देखते हुए ही नाखुशी से उसे समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी जॉब को लेकर हद से ज़्यादा ही हसास थे। काम करते हुए बिल्कुल ही उसमें गर्क हो जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी रात की नींद भी डिस्टर्ब करते थे और अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज किया करते थे। इतनी अच्छी जॉब है मेरी, अगर इसे छोड़ दूंगा तो नाशुक्रा कहलाऊंगा। उसने काउंटर पर मौजूद शीशे के बड़े से जार का ढक्कन खोलकर उसमें से एक चॉकलेट को निकालते हुए कुछ मसनूई से अफसोस से कहा था। अगर ये जॉब तुमने जारी रखी तो एक दिन तुम इस काबिल भी नहीं रहोगे कि तुम हयात कहलाई जा सको। मिसेस सुमा ने इंतहाई संजीदा और नाराज से अंदाज में कहने पर मीनल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। उसे बासिल के साथ बुक फेयर में जाना था, जिसके लिए वो अपने ऑफिस से लंच टाइम में ही ऑफ लेकर आ गया था। मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था, आप इतना ज़बरदस्त बोलती हैं, आपको लिखना भी शुरू करना चाहिए। एक हाथ कोट की जेब में डाले दूसरे हाथ से कुकी खाते हुए वो उन्हें दबी दबी पुरजोशी से पेशकश कर रहा था। मुझे तो माफ़ ही रखो, ना मेरे पास इतना दिमाग है और ना ही इतना वक्त है। उन्होंने इतने बेजार अंदाज में कहा था कि बस हाथ जोड़ने की ही कसर ही रह गई थी। अच्छा, तो हम चलते हैं मिसेस सुमा, कैफ़े का ध्यान रखिएगा। मुस्कुराते हुए उसलत में कहने के बाद वो काउंटर के पीछे से निकलकर स्टैंड पर से कोट उठाकर पहन रही थी। फिर क्रॉस बैग कंधे पर डालते हुए वो फ़ौरन बासिल के पास आकर उसकी कोहनी खींचते हुए उसे कैफ़े से बाहर ले जाने लगी। जब भी बासिल और मिसेस सुमा का टकराव होता था, उनकी यही बहस चलती थी। लड़की, ज़रा रुको तो, मैंने कॉफ़ी भी नहीं ली अभी अपनी। उसके घसीटते जाने पर उसने दुहाई दी थी। मैं तुम्हें बाहर से खरीद कर दे दूंगी, वो उछलत भरे अंदाज में बोली। तुम्हारा अपना ज़ाती कैफ़े होने के बावजूद तुम मुझे किसी और के कैफ़े से कॉफ़ी लेकर दोगी? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? वो भी तो बेचने के लिए ही बैठे हैं। वैसे भी तुम्हें रोज़ रोज़ एक ही टेस्ट वाली कॉफ़ी पीकर बोर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें इस कॉफ़ी शॉप से आइस्ड अमेरिकानो लेकर देती हूँ, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मुझे तुम्हारे हाथ की बनी कॉफ़ी के अलावा बाकी सब की कॉफ़ी टेस्ट लेस लगती है। तुम्हें ना इतनी माबाल का अराई से काम नहीं लेना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कॉफ़ी दुनिया की बेहतरीन कॉफ़ी में से एक है। तुम्हें जितना मक्खन लगाना है लगा लो, लेकिन अगले हफ्ते से पहले मैं एपिसोड मुकम्मल नहीं कर सकती। उसके अचानक ही रुखाई से कहने पर बासिल ने चौंक कर उसे देखा था। तुम्हें लगता है मैं इतना बुरा हूँ जो तुमसे जल्दी एपिसोड लेने के लिए तुम्हें बटरिंग करूँगा? ओ खुदाया, तुम मुझे ऐसा समझती हो? उसकी इतने ड्रामेबाजी पर मीनल ने उसके कसरती बाजू पर मुक्का दे मारा था। कितने ड्रामेबाज हो गए हो तुम, जल्दी चलो, बस पहुंचने वाली होगी। वो दोनों तकरीबन दौड़ते हुए बस स्टैंड की जानिब भाग रहे थे। कलाई में बंधी घड़ी पर उसने एक नज़र डाली थी, फिर साफ सुथरे फुटपाथ पर दौड़ते हुए आसपास नजरें दौड़ाई थी। मौसम खुशगवार था। अव्वल सर्दियों के दिन होने की वजह से दर्जा हरारत नॉर्मल था।
हवाएं भी तेज थी। नीले शफाफ से आसमान को देखते हुए वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। जिंदगी पुरसुकून थी, सहल थी। उसकी ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह पुरतेश नहीं थी, तो इतनी मुश्किल भी नहीं थी। वो एक नामवर राइटर थी, खुद की ज़ाती घर में रहती थी, अपना ज़ाती कैफ़े रन करती थी। बड़े बहन होने के नाते 2 छोटे बहन भाई की देखभाल भी करती थी। बाकी लोगों की तरह उसकी ज़िंदगी में भी पेचताब आते रहते थे, परेशानियां और मसाइब भी दस्तक देते थे, लेकिन उसे इन आजमाइशों का सामना करने की आदत हो चुकी थी। और फिर वो अकेली कहाँ थी? उसके आसपास ऐसे काफ़ी लोग थे जो दिल से उससे मोहब्बत करते थे, हर कदम पर उसे संभालने को तैयार रहते थे। उनमें से एक बासिल महमूद भी था। उन दोनों की दोस्ती को एक अरसा हो चुका था। मनल जिस इदारे के लिए लिखती थी, बासिल उसी पब्लिशिंग इदारे में चीफ एडिटर की पोस्ट पर काम कर रहा था। इस मुल्क के लोगों का रुझान गेमिंग और नॉवेल्स में काफ़ी ज़्यादा था। 99% आबादी पढ़ी लिखी बशऊर थी। इस वजह से भी काफ़ी तादाद में मताले के शौकीन मौजूद थे। 5वें फ्लोर पर लिफ्ट के दरवाजे खुलने के बाद वो बाहर निकला था। उसकी तवज्जो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ थी, जिस पर तेज़ी से चलता हुआ अंगूठा किसी को पैगाम भेज रहा था। ब्राउन कलर की पैंट पर वाइट स्वेट शर्ट के साथ उसने वाइट ही शूज़ पहन रखे थे। उसका कद काफ़ी ऊंचा था और जिम करने की वजह से जिसामत भी काफ़ी अच्छी थी। घने बालों में हाथ चलाते हुए उसने अपनी सुनहरी आंखों को उठाकर सामने की तरफ देखा था, जहां से एक नौजवान गर्दन अकड़ाए हुए अपनी बॉडीगार्ड्स के घेरे में चलता जरीर की सिमत आ रहा था, लेकिन वो उसकी जानी मुतवज्जा नहीं था। वो अपने गार्ड से कोई बात कर रहा था। जरीर ने उसकी शक्ल देखते ही बेसाख्ता ही अपने कदमों को वापस मोड़ लिया था। वो दोबारा लिफ्ट की जानिब जा रहा था, लेकिन वो उसके पलटने से पहले ही उसे देख चुका था। अरे सुनो तो! पुश्त से आवाज़ दिए जाने पर जरीर ने जोर से आंखें मीची। चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे, लेकिन जब उसकी तरफ कदम घुमाए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट झलक रही थी। जितनी हद तक वो मुस्कुरा सकता था, इतना मुस्कुरा रहा था। कब वापस आए तुम? तुम्हारे आने की तो खबर ही नहीं सुनी किसी से। आंखों पर से ग्लासेस हटाते हुए उसने खुशगवारी से पूछा था। उसके रुकने पर उसके गार्ड्स भी उसके पीछे चौकन्ने खड़े थे। कल ही वापस आया हूँ। मैंने मना किया था चीफ को मेरे आने की खबर पहले से किसी को भी ना दी जाए। यू नो वॉट, एयरपोर्ट से लेकर एजेंसी तक फिर फैंस पीछा नहीं छोड़ते। वो मध्यम सा मुस्कुराता हुआ बोल रहा था, जबकि ओह कम ऑन मैन, उसने इस्तज़ाई अंदाज में हाथ हवा में झिलाया था। तुम्हें मालूम भी है तुम कितने अरसे से स्क्रीन से गायब हो? तुम्हारे फैंस तो तुम्हें कब के भूल चुके होंगे। यूशान का अंदाज बेशक नॉर्मल सा था, लेकिन जरीर ने सख्ती से दांतों को एक दूसरे में जमाया था। क्या सच में? उसने मसनूई सी हैरानगी से दरियाफ्त किया था। और नहीं तो क्या, कोई एक्टर 2 महीने से ज़्यादा ऑफ स्क्रीन रहे तो उसकी डिमांड्स और फैन फॉलोइंग किस कदर मुतासिर हो सकती है, इसका अंदाज़ा तुम्हें हो ही जाएगा। और तुम तो वैसे भी 2 साल बाद कमबैक कर रहे हो। लोगों को काफ़ी जोर देना पड़ेगा अपने दिमाग पर कि इसके चेहरे को वो जानते भी हैं या नहीं। उसकी आग लगाने वाली बातें वाकई जरीर को झुलसा रही थी। पुरतेज लेकिन मुस्कुराते चेहरे से वो उसे देख रहा था, और इससे पहले कि वो कोई तल्ख बात करता, पीछे से आते शख्स ने बेसाख्ता ही उसे आवाज़ दी थी, जरीर सर। उसने गर्दन घुमाकर ज़ैम को देखा था। जब तक वो उसके करीब आ चुका था, उसके हाथ में एक ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था। क्या हुआ है? उसने आबरू उठाकर ज़ैम से इस्तफसार किया था। जब से आपके वापस आने की खबर शाया हुई है, तब से आपके फैंस की तरफ से मुसलसल फूलों के गुलदस्ते और तहफ़ वगैरह एजेंसी को मौसूल हो रहे हैं। मैंने सब आपके रूम में रखवा दिए हैं, लेकिन अब वहाँ मज़ीद जगह नहीं है, तो बताएं मैं इन्हें कहाँ रखूँ? वो अपने असली संजीदगी अंदाज में उससे मुखातिब था। जहाँ यूशान के चेहरे पर बेजारी के तासुरात थे, वहीं जरीर के चेहरे पर भी अब तंजिया सी मुस्कुराहट थी। जरीर कादिर का चेहरा ऐसा नहीं है जिसे आसानी से भुला दिया जाए, यू फूल। यूशान का कंधा थपककर सरगोशी में कहते हुए वो भारी कदम उठाते हुए आगे बढ़ा था। आखिरी के 2 अल्फाज उसने ज़ेरे लब कहे थे, कमीना। उसकी पुश्त को घूरते हुए आंखों पर फिर से ग्लासेस चढ़ाते हुए यूशान ने कदम आगे बढ़ा दिए थे, जबकि ज़ैम जरीर के पीछे ही उसकी ऑफिस तक आया था। जरीर ने हैंडल पर हाथ रखकर अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला, एक नज़र में पूरे कमरे का जायज़ा लिया, फिर नासमझी से रुख मोड़कर उसे देखा जो फासले पर दोनों हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था। बाल पीछे की जानिब सेट थे, आंखों पर काला चश्मा और कानों में ब्लूटूथ डिवाइस लगी थी। मैनेजर ज़ैम, कहाँ हैं वो सारे गिफ्ट्स और तोहफे तहफ़ जो मेरे फैंस ने मेरे लिए भेजे हैं? उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर पूछा। आपकी किसी भी फैन ने आपके लिए कुछ भी नहीं भेजा सर, वो संजीदगी से बोला। तो उसने समझते हुए अस्पात में सर हिलाया। ऑल राइट,
यकीनन वो युशून के सामने ही उसकी इज्जत कम होते हुए नहीं देख सकता था। और ये, उसने ज़ैम के हाथ में पकड़े लिली फ्लावर के बुके को देखकर पूछा था। ये मैं आपके लिए लाया था। वेलकम बैक सर। उसने पुष्ट पर से बुके निकालकर एक नज़र उसको देखने के बाद उसकी जानिब बढ़ा दिया था। ज़रीर ने शताई से उसे देखा। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर इंसानी जज्बात डेवलप हो रहे हैं, वरना मुझे तो लगा था कि तुम आज भी एक रोबोट ही हो। वो उसके हाथ दर्जा, संजीदा और लिए दे रहने के अंदाज पर चोट करते हुए कह रहा था, लेकिन ज़ैम ने कोई जवाब नहीं दिया था। ज़रीर खुद कौन सा इतना फ्रेंडली और जूदी नेचर का था। अभी तो वो फिर भी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 2 साल पहले वाला ज़रीर तो बस काट खाने को ही दौड़ता था। हम वक्त जिसके चेहरे पर सख्ती और तेजी होता था, जब वो किसी से नॉर्मल बात भी कर रहा होता था तो लगता था जैसे उसे झड़क रहा हो। ठीक 7 मिनट बाद आपके सोशल मीडिया एडवाइजर्स मीटिंग के लिए आ रहे हैं। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए उसे आज के शेड्यूल के बारे में आगाह करना शुरू किया। आपके मेकअप आर्टिस्ट को बुला लूँ आपके टचअप के लिए, साथ ही इस्तफसार भी किया। मेरा चेहरा देखो, क्या मुझे किसी टचअप की ज़रूरत है? वो जो पूरे कमरे का जायजा ले रहा था, उसके सवाल पर तुनक कर उसे देखा, फिर संजीदगी से अपने चेहरे की जानिब इशारा करके पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। सही कहा आपने, टचअप नाकाफ़ी होगा, आपको कंप्लीट मेकओवर करवाना होगा। वो संजीदगी से ही बोला था। ज़ैफ को बुलाऊं, उसने जिले हुए अंदाज में कहा। ओके सर। वो कान में लगे डिवाइस पर उंगली रखे फ़ौरन ही मुड़ गया था, जबकि वो बड़बड़ाते हुए सर झटकता रूम में दाखिल हुआ था। बड़ी सी शीशे की मेज़, रॉकिंग चेयर, साइड पर दीवार से लगे 3 सीटर सोफे, उनके दरमियान रखी छोटी सी मेज, ग्लास वॉल पर गिरे दबीज गहरे रंग के पर्दे और दीवार गिर बड़ा सा शीशा। कुछ भी तो नहीं बदला था उसकी गैर मौजूदगी में, या फिर यूँ कहना चाहिए कि ज़ैम ने वहाँ किसी को कोई भी तब्दीली नहीं करने दी थी। कदावर शीशे के सामने खड़े खुद को देखते हुए उसका ख्याल आया तो वो मुस्कुरा दिया। वो शुरू से ही ऐसा था, बिना किसी लगी लिपटी की साफ बात मुंह पर कह देने वाला। ज़ैम ने जब इस एजेंसी को ज्वाइन किया था तो प्रोडक्शन की तरफ से ज़ैम को ही उसके पर्सनल बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के तौर पर साइन किया गया था। ज़रीर को उस एजेंसी में काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन ज़ैम को महज 3 बरस ही हुए थे। उसने ज़रीर के साथ सिर्फ 1 साल काम किया था और 2 साल पहले जब वो डिग्री लेने फॉर्म गया तो ज़ैम उसके साथ नहीं गया था, न ही उसने किसी और के लिए अपनी खिदमत देने की हामी भरी थी। उसके इनकार की वजह से ही उसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जॉब दे दी गई थी, जब तक ज़रीर वापस न आ जाता। इन दोनों ने सिर्फ 1 साल का अरसा साथ गुजारा था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए नेचर से अच्छे से वाकिफ़ थे। ज़ैम अपनी जॉब की नौयत की वजह से रिजर्व और संजीदा, किसी हद तक सर्द रहने वाला इंसान था। ज़रीर की नेचर बाकियों से बहुत मुख्तलिफ थी। पहले ज़ैम को वो एक अच्छा इंसान लगा था जिसकी स्वीट नेचर थी, लेकिन वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। उसका सर्कल बहुत महदूद था। जाने से कुछ माह पहले उसके रवैये और उसकी ज़ात में काफ़ी तब्दीली आई थी। उसका मूड शदीद ख़राब रहने लगा था। हर वक्त गुस्सा उसके चेहरे पर छाया रहता था। कई दफ़ा ज़ैम को भी बिना बात के झड़क देता था। उसे नहीं पता था कि ज़रीर को आखिर अचानक क्या हुआ है, उसकी शख्सियत में इतनी तब्दीली क्यों आई है। लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था, उसका मैनेजर था। वो उससे बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकता था और न ही होता था। कंपनी में दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में भी वो अच्छे से बाखबर था कि किसके दिल में ज़रीर के लिए कितना बुग़्ज़ था, लेकिन वो कभी भी ज़रीर से डायरेक्ट नहीं कह पाया था। हाँ, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता था कि मुंह पर अच्छे बनने वाले और पीठ पीछे उसके खिलाफ जहर उगलने वाले किसी भी शख्स को ज़रीर से ज़्यादा करीब ना होने दे। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वहाँ से 9-2-11 कर ही देता था, जैसे आज यूशोन को किया था। कटिंग बोर्ड पर गाजर रखे वो तेज़ी से उन्हें काट रही थी। चूल्हे पर रखी देगची में उबलते कॉर्न सूप की इस तरह अंगेज सी खुशबू पूरे घर में चकराती फिर रही थी। सूप तैयार होने वाला था, चावल बॉईल हो चुके थे। फ्राइड राइस बनाने में कुछ ही देर लगनी थी, फिर वो डिनर लगाकर आराम से अपनी कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होते एपिसोड मुकम्मल कर सकती थी। सालाना बुक फेयर से वापसी में उन्हें देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से आज डिनर तैयार होने में भी वक्त लग गया था। खाने पकाने के साथ साथ उसके जहन में नोवेल की स्टोरी भी तेज़ी से बन रही थी, और जब आगे की स्टोरी सोचने और सीन्स लिखने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कहानी खुद ब खुद उसके जहन में बनने लगती थी, तो तब उसकी एक्साइटमेंट ही
اور ہوती थी। وہ अपने सारे काम जल्द से जल्द निपटा कर लिखने के लिए बैठ जाती थी, लेकिन ऐसा बस शाज़ो-नाज़ ही होता था। वो दिन उसके लिए खुशकिस्मत हुआ करता था और आज इत्तेफाक से वही दिन था। रईस को दम लगाकर वो नल खोले हाथ धो रही थी जब अपनी छोटी बहन की चीख पर बुरी तरह चौंकी थी। नल बंद करके हाथों को बिना तौलिए से पोंछे भागती हुई किचन से निकलकर लॉन्च में पहुंची, जहां सुजैन टीवी स्क्रीन के सामने फ्लोर कुशन पर बैठी थी। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें फैली हुई थी और शायद सांस भी रोकी हुई थी। 2 कमरों और छोटे से लॉन्च और ओपन किचन पर मुश्तमिल वो अपार्टमेंट इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसने काफ़ी खूबसूरती और नफासत से उसे डेकोरेट कर रखा था। सुजैन, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मनल ने हद दर्जा फिक्रमंदी से पूछा, लेकिन उसने बिना कोई जवाब दिए हाथ को स्क्रीन की जानिब कर दिया जिसमें रिमोट दबा था। मनल ने नासमझी से स्क्रीन को देखा था, जहां किसी ड्रामे की किस्त ख़त्म होने के बाद ब्रेक चल रहा था और ब्रेक में जेबी, सुजैन ने पुरजोशी से उसे आगाह किया था। स्क्रीन को देखते हुए वो मुंह पर हाथ रखे अपनी एक्साइटमेंट को दबा भी नहीं पा रही थी। वो एक छोटा सा क्लिप था जिसमें सिर्फ एक 3 सीटर सोफे की वस्त में एक खुश शक्ल सा नौजवान बैठा था। वो एक नामवर अदाकार था जिसके बेशतर ड्रामे उसी चैनल से ऑन एयर होते थे। वाइट स्वेट शर्ट और पैंट पर ब्राउन लॉन्ग कोट पहने वो मुस्कुराते हुए अपने फैंस को अपनी वापसी के बारे में आगाह करते हुए उनके प्यार और दुआओं के लिए शुक्रिया कह रहा था। आपी, जेबी वापस आ गया है। सुजैन उसके शानों को थामे इंतहाई पुरजोशी से अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। तुम्हें कब अकल आएगी? तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी चीख सुनकर मैं कितना डर गई थी, मनल ने उसे डपटते हुए कहा तो उसने फौरन मुंह बना लिया था। उसकी सारी खुशी और पुरजोशी पर मनल ने पानी फेर दिया था। चलो जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसने रिमोट अपने कब्जे में करते हुए बड़ी बहनों वाला रौब जमाते हुए कहा। आपी, उसने एहतजाजी नज़रों से देखते हुए रिमोट उससे वापस छीना। 8 बज गए हैं, मेरा फेवरेट ड्रामा शो होने वाला है, वो देखने के बाद ही मैं होमवर्क करूँगी, उसने दोबारा से अपनी जगह बराजमान होते हुए फैसला सुनाया। सब समझ रही हूँ मैं, तुमने ड्रामा देखना या फिर ब्रेक का इंतज़ार करने पर अपने जेबी को देखना है, मनल ने उसे घूरते हुए तनखुई से कहा था। आपी, वो कितना हैंडसम हो गया है। सुजैन की खुशी और पुरजोशी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उसके साथ ही कल का इंतज़ार भी शुरू हो गया था, क्योंकि कल स्कूल में वो और उसकी सारी दोस्तें बस सारा दिन जेबी का ही जिक्र करने वाली थी। इस पर कोई असर न होते देखकर वो उसे तेज़ नज़रों से देखते हुए उठी थी। इरादा किचन में जाने का था, लेकिन तभी दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ। स्कूल के यूनिफॉर्म पर ब्लैक जैकेट पहने वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। सीने पर बाजू बांधे वो किचन में जाने के बजाय संजीदगी से उसे देख रही थी। आज के बहाना बनाओगे सामी? कौन से दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारा सारा वक्त गुजरा? उसका अंदाज तंजिया हरगिज़ नहीं था, लेकिन इतना ठंडा ज़रूर था कि वो एक पल के लिए अपनी जगह गड़बड़ा गया था। जवाब दो मुझे, उसे गर्दन खुसलाते हुए देखकर वो तेज़ लहजे में बोली। फुटबॉल मैच था आपी, उसने धीमे से डरते डरते कहा। अच्छा, तो आज फुटबॉल मैच का बहाना बना रहे हो। मनल के अंदाज में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी परेशानी के बलों में इजाफा होता जा रहा था। कोई बहाना नहीं बना रहा मैं, आप चाहें तो मेरे किसी भी दोस्त को फ़ोन करके पूछ लें। अब क्या वो पुरएतमाद लग रहा था, चेहरे पर झलकते खौफ पर भी कुछ काबू पा लिया था। जाकर चेंज करो और डिनर करने के बाद अपना यूनिफॉर्म वॉश करना मत भूलना। अंगूठे और उंगली से चुटकी बजाते हुए उसने हुक्म जारी किया तो वो अपनी जल्दी जान खुलासी होने पर शुक्र का कलमा पढ़ते हुए तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था, जब पुश्ते उसकी आवाज़ पर रुका। अगर कल तुम इतने लेट हुए तो यकीन करो मैं तुम्हें घर से निकालते हुए ज़रा भी नहीं सोचूंगी। मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। उसके धमकाने पर वो यकीन दिलाते हुए बोला तो वो बड़बड़ाते हुए किचन की जानिब बढ़ने लगी। तभी हथेली चेहरे तले रखे सुजैन को स्क्रीन में मदहोश पाया। सुजैन, टीवी बंद करो और उठकर मेरे साथ टेबल लगवाओ, वो झिड़क कर बोली। आप ही बस 2 मिनट, उसने मिनट से कहा था, लेकिन उसकी एक तेज़ नज़र पर ही वो फ़ौरन मुंह बसोरते हुए उठ खड़ी हुई थी। ये आजकल के बच्चे भी ना, वो बुलंद आवाज़ से बड़बड़ाते हुए खाना डिश आउट कर रही थी। सूप का बाउल लाकर उसने मेज़ पर रखा, फिर चेयर घसीट कर जैसे ही बैठी सामी और सुजैन ने
तुरंत हाथ में पकड़े फ़ोन ऑफ करके साइड पर रख देते हैं। वो खाने के वक्त कभी उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं देती थी। सारे दिन में एक यही वक्त होता था जब वो तीनों सुकून से एक साथ बैठा करते थे, वरना तो सुबह जल्दी जल्दी में उनके लिए नाश्ता बनाती थी और वो तैयार होकर स्कूल चले जाया करते थे। खुद मनन भी किचन समेटने और घर की सफाई करने के बाद फ़ौरन कैफ़े की राह लेती थी। लंच में सामी और सुजैन दोनों ही कुछ न कुछ हल्का फुल्का बनाकर खा लिया करते थे, क्योंकि वो तो शाम ढलने के बाद ही लौटती थी। कभी उसके पास वक्त होता था तो वो घर आकर लंच तैयार कर दिया करती थी। कैफ़े भी घर के पास होने की वजह से उसे जाने आने की सहूलत थी कि बसों में धक्के खाने या ट्रांसपोर्ट के लिए ख्वार नहीं होना पड़ता था। डोरबेल बजी तो सामी दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गया, जबकि सुजैन किचन से जाकर प्लेट लेकर आई। कैसे हो चैम्प? लॉन्ग कोट उतारकर दरवाजे के साथ ही लगे स्टैंड पर टांगते हुए उसने खुशगवारी से पूछते हुए सामी के बाल बिगाड़े। हमेशा की तरह कूल, उसने गर्दन को अकड़ाते हुए कहा। वो 18वीं साल में लग चुका था। अपने कद की वजह से मनल से भी ऊंचा लगता था, हालांकि वो उससे पूरे 7 साल छोटा था। बासिल भाई, क्या आप यकीन करेंगे कि मैंने आज टीवी पर किसको देखा? सुजैन की पुरजोशी आवाज़ पर वो चेयर घसीटते हुए बैठते उसकी जानी मुतवज्जा हुआ। लेट मी गेस, उसने उंगली थोड़ी पर रखते हुए सोचने की कोशिश की। तुम्हारा फेवरेट जरीर बिन कादिर? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके फेवरेट कहने पर झेप गई। गालों पर फौरन ही सुर्खी छा गई। आपको मालूम है वो वापस आ गया है? उसने पुरजोर से ही पूछा था। मंथली मैगजीन के लिए उस पर ही एक आर्टिकल लेकर आ रहा हूँ, चावल प्लेट में निकालते हुए उसने कहा। आपने तारीफें लिखी है ना उसकी? हाँ, बहुत सारी लिखी है। उसकी बेसब्री से पूछने पर उसने कहा। सुजैन, खाना खाओ चुप करके। मिनिल के डांटने पर वो मुँह बनाते हुए प्लेट पर झुक गई। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। उसकी तारीकी बढ़ते ही खनक हवा में भी इजाफा होने लगा था, लेकिन स्ट्रीट पोल्स रोशन होने की वजह से काफ़ी उजाला सा फैला हुआ था। यहाँ के शहरी रात को जल्दी सोने और सुबह सवेरे जागने की आदत है। ताइपे की नाइट मार्केट का वक्त भी शाम 6 बजे रात 12 बजे तक था। इन चंद घंटों में इन स्ट्रीट मार्केटों की रौनकों को देखकर किसी चांद रात का गुमान होता था, लेकिन 12 बजे के बाद इतना ही होलनाक सन्नाटा और अंधेरा फैल जाता था जैसे वहाँ कभी रोशनी का कोई जरिया ही न रहा हो। वो दोनों डिनर के बाद बिल्डिंग से नीचे उतर आए थे। फुटपाथ पर सुस्त रवि से चल रहे थे। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी थी कि उनके पास अगर करने के लिए कोई बात भी न होती थी तो भी काफ़ी देर खामोशी में गुजार देते थे। वो दोनों एक दूसरे के लफ्ज़ों से ज़्यादा एक दूसरे की मौजूदगी के आदी थे। क्या बात है? क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? बासिल की भारी सी आवाज़ पर वो एकदम से चौंक कर उसे देखने लगी थी। वो गहरी सोच में गर्क थी। लॉन्ग कोट के जेबों में हाथ डाले चलते हुए वो बस सामने रोशन स्ट्रीट पोल्स को देख रही थी। उसे इतनी देर खामोश रहने की आदत नहीं थी। अपने दिन भर की रूटीन, कैफ़े की बातें, नॉवेल्स की बातें वो पूरे दिन की रोदाद उससे शेयर किया करती थी, लेकिन अगर बासिल की मौजूदगी में चंद मिनटों से ज़्यादा खामोश रह चुकी थी तो ये बासिल के लिए तशवीश की बात थी। सामी की वजह से परेशान हूँ, हवा से लहराते बालों को कान के पीछे करते हुए उसने धीमे से आवाज़ में कहा था। मुझे लगता है उसने फिर से पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो अभी बच्चा है बासिल, मैं नहीं चाहती वो इतनी सी उम्र में अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ डाल ले। मैं उसे बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि वो बच्चा नहीं है, 18 साल का हाई स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है और इस उम्र में दाखिल हो चुका है कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। स्कूल के बाद अगर वो 2-3 घंटे कहीं जॉब कर भी लेता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। वो जानता है तुम सारी चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हो, कितना बर्डन है तुम्हारे सर पर। अगर वो तुम्हारा हाथ बटाना चाहता है तो तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा था तुमसे कहूँगी उसे समझाने के लिए, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही समझा रहे हो। मैं उसे ही समझा रहा हूँ जिसे समझाने की ज़रूरत है। मेरा दिल नहीं राज़ी होता। मैंने उन दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला है, इतनी जल्दी उन पर जिम्मेदारियाँ डालना मेरा दिल दुखा रहा है। तुम उन्हें अपना इतना आदी मत बनाओ। तुम उन्हें बच्चे समझकर उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करती रहोगी। एक वक्त आएगा ये अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाएंगे कि उन्हें तुम याद भी नहीं रहोगी। कितनी खौफनाक बातें करते हो तुम। वो मेरे भाई बहन हैं, कैसे मुझे भूल जाएंगे आखिर? उनकी भी अपनी ज़िंदगी होगी, एक मैरिड लाइफ होगी, उनके बच्चे होंगे, वो अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तुम्हें भी अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। उन दोनों से मोहब्बत करो, उनका ख्याल रखो, लेकिन अपनी ज़ात को, अपनी लाइफ को नज़रअंदाज मत किया करो।
कभी कभी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कितनी भाग दौड़ और उछलत वाली ज़िंदगी है मेरी। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पूरे वसूख के साथ कह सके कि हाँ, मैं जोश व खर्रों से हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं अपनी फ़िक्रों से पाक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हम सब की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि उन पर रोने धोने की बजाय उनका हल तलाश करते हुए अपने सफ़र को जारी रखा जा सके। क्या इस सफ़र का कभी इख्तिताम भी होगा बासिल? मंजिल मिलेगी, ये सारी ज़िंदगी हालत से सफ़र में ही गुजर जाएगी। तुम्हारी मंजिल क्या है? मंजिल एक ज़ाती घर, अपना बिजनेस, अच्छी शोहरत, तुम्हारे और ज़मिया जैसे दोस्त, सब कुछ तो है मेरे पास। पहले मुझे लगता था यही सब मुझे चाहिए। अगर मुझे मिल गया तो मुझे लगेगा जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे अभी मेरा सफ़र इख्तिताम पजीर नहीं हुआ, जैसे ये सब तो रास्ते में मिलने वाली राहत थे, मेरी मंजिल अभी आई नहीं है। फिर इंतज़ार करो और सफ़र जारी रखो, तुम्हें एक बहुत खूबसूरत सी मंजिल मिलेगी। बासिल ने उसके हम कदम चलते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो उसने गहरी सांस भरकर साफ शफाफ से आसमान पर निगाह डाली थी। पोश इलाके के उस जगमगाते बंगले के खुले गेट से उसकी सियाह गाड़ी वसी पोर्च में जाकर रुकी थी। आलीशान से बंगले के सारी लाइट्स रोशन थी। सियाह रात में जगमग करता आंखों को घेरा कर रहा था। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला आया था तो ड्राइविंग करते हुए जैम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वेलकम बैक सर। सारे मुलाजिम एक एक करके वहां आते हुए उसे खुशदिली से खुश आमदीद कह रहे थे। पूरे 2 साल बाद उसने वहां कदम रखे थे। वो महज मुस्कुराते हुए सर के इशारे से उनका जवाब दे रहा था। बाबा कहाँ हैं? उसने मुलाजमीन के इंचार्ज से इस्तफसार किया। आपके बाबा और मिसिस बेला एक पार्टी में गए हैं, उन्हें शायद आपकी वापसी का इल्म नहीं था। उसकी बात सुनकर वो सर को खफीफ सी जंबिश देते हुए अंदरूनी इमारत में आ गया था। वसी चमचम करता लाउंज खाली पड़ा था। गोलाई में बनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो सीधा ऊपरी मंजिल पर आ गया था। चेहरे के नरमता सूरत की जगह सख्ती ने ले ली थी। सुनहरी आंखों में काफ़ी सर्दपन झलक रहा था। सीढ़ियों से ऊपर आते ही सामने दीवार पर एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था। जरीर के कदम यहाँ आकर थमे थे। पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले वो सर उठाए खामोश नजरों से उस पोर्ट्रेट को देख रहा था, जो एक दरमियानी उम्र की औरत का था। सियाह साड़ी में शानों पर शॉल फैलाए वो मुस्कुराती ही औरत काफ़ी खूबसूरत और पुरकशिश थी। उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी थी। मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। उसके लब खामोश थे, लेकिन दिल में लफ्ज़ों और जज्बात का एक समुंदर उमड़ आया था। उसकी माँ को दुनिया से गुजरे कितने बरस बीत गए थे, लेकिन वो आज भी इस सदमे से निकल नहीं पाया था। सुबह वो काफ़ी देर से जागा था। ट्राउज़र और शर्ट पहने गीले बालों को पीछे की जानिब सेट किए वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया तो सामने ही कुशादा और पुरतेज से लाउंज में अपने बाप कादिर हुसैनी और उनकी दूसरी बीवी को बैठे देखा। अस्सलामु अलैकुम। उसने सिर्फ कादिर हुसैनी को मुखातिब किया था। बेला को इस तरह से नज़रअंदाज किया था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वालेकुम अस्सलाम, अपनी माँ को भी सलाम करो। न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए उन्होंने संजीदगी से उसे कहा, लेकिन वो नज़रअंदाज करता हुआ सिंगल सोफे पर टांग रखे बैठ गया था। जरीर, उन्होंने बहुत तहम्मुल से उसका नाम पुकारा था। इट्स ओके कादिर। जीन्स और वाइट टॉप में मलबूस बालों में कर्ल्स डाले, डार्क लिपस्टिक लगाए बेला ने कादिर के बाजू पर अपना मखमली हाथ रखते हुए रोक दिया था। वो सुबह ही सुबह कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। उनकी उम्र 40 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, लेकिन अपनी उम्र से वो काफ़ी कम दिखाई देती थी। वजह उनकी एक्सट्रीम डाइट थी। वो अपनी सेहत और स्किन का काफ़ी ख्याल रखती थी। अपनी पहली बीवी मीसा के मरने के बाद उन्होंने बेला से शादी की थी। कादिर हुसैनी एक मुसव्वरी बिजनेसमैन थे जो ताइवान में रिहाइश पजीर थे। तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना? वो उसके जल्द वापसी की वजह जानना चाहते थे। अचानक ही इरादा बन गया तो आ गया वापस। मुलाजिम ने उसके सामने ट्रे में फ्रेश जूस का ग्लास पेश किया तो उसने हाथ बढ़ाकर उठाते हुए 2 टोक अंदाज में जवाब दिया, वैसे भी तुम तो हमेशा अपनी मन मर्जी ही करते हो। उनका अंदाज कुछ बड़बड़ाता हुआ बरहमसा था। उन्हें हमेशा ही इस चीज़ का कलक रहता था कि उनके इकलौते बेटे ने उनकी बिजनेस को संभालने के बजाय एक्टिंग को तरजीह दी थी। वो उसे कायल करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे कि किसी तरह उसे अपनी कंपनी में ले आए
अपने फैले हुए बिजनेस का कुछ बोझ उसके ऊपर भी डाल दें ताकि आगे आने वाले हालात में उन्हें मुस्तकबिल का किसी किस्म का कोई अंदेशा ना हो। अगर तो सब जरीर के जिम्मे लगा देते तो वो आसानी से रिटायर होकर भी अपनी बाकी ज़िंदगी दूसरे मुल्कों की सैर में गुजार सकते थे, लेकिन जरीर के नेचर से वो आगाह थे। वो एक इंतहाई ज़िद्दी तबीयत का इंसान था। एक बार जो बात उसके मुंह से निकल जाए उससे पीछे नहीं हटता था और जिस चीज़ का इरादा कर ले वो अंजाम देकर ही रहता था। कादिर हुसैनी उसकी इस आदत से नाला ही रहते थे, लेकिन उसे कहाँ किसी की नाराज़गी और गुस्से की फिक्र थी। वो अपने ही आप में रहने वाला इंसान था जिसे सिर्फ अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से मतलब होता था। जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता मेरे साथ ऑफिस चलो, उन्होंने नरम लहजे में उसे कहा था, जिसने जूस का आधा भरा हुआ गिलास साइड टेबल पर रख दिया था। मैं वहाँ जाकर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। उसका जवाब हमेशा ही ऐसा होता था, तल्ख, दो टोक और सर्द। ऑफिस जाकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए कौन से महल खड़े कर लोगे तुम? न चाहते हुए भी उनका लहजा तनसिया और तल्ख हुआ तो वह गहरी सांस भरते हुए उठ खड़ा हुआ। उन बाप बेटों की गुफ्तगू सिर्फ इतनी ही देर पर मुश्तमिल हुआ करती थी, जिसके इख्तिताम की ज़्यादातर वजह यही मौजू हुआ करता था। मैं एजेंसी जा रहा हूँ, खाने पर मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। कुछ ही देर बाद वो नक्शा तैयार होकर ग्रे लॉन्ग कोट पहने गाड़ी की चाबी उंगलियों में घुमाते हुए बाहर की जाने बढ़ गया था। आप क्यों इस मौजू पर बात करते हैं जो उसे पसंद नहीं? बेला ने कुछ नाराज़गी से कहा। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसकी समातों में बेला के अल्फाज गूंजे थे, लेकिन जवाब में कादरी हुसैनी की बातें सुनने की उसने न ही कोशिश की थी और न ही इसकी ख्वाहिश थी। चंद सीढ़ियाँ उतरते दूर तक फैला वसी पोर्च धुल धुलाने के बाद निखरा निखरा सा लग रहा था। साइड में ही उसकी अजीज़ गाड़ी भी मौजूद थी। ज़ैम ने सुबह सवेरे ही उसे खुद वॉश किया था, क्योंकि ज़रीर को सख्त नापसंद था कोई उसके अलावा उसकी गाड़ी को हाथ भी लगाए। ज़ैम अपने आप को खुशकिस्मत समझता था जिसे ज़रीर ने इतना बड़ा एजाज़ दिया था। उसके अलावा सिर्फ ज़ैम ही था जो उसकी गाड़ी को ड्राइव किया करता था। गुड मॉर्निंग सर। गाड़ी के पास वो चौकन्ना खड़ा था, ब्लैक कोट पैंट और डार्क ग्लासेस लगाए। मॉर्निंग, गाड़ी में ड्राइव करूँगा। इतला देते हुए वो ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा तो ज़ैम ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। तुम्हें साथ आने की ज़रूरत नहीं। डैशबोर्ड पर पड़े ग्लासेस उठाकर लगाते हुए उसने संजीदगी से कहा, लेकिन ज़रीर सर। उसने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़रीर की एक सर्द नज़र ही उसके लिए काफ़ी थी। वो सर को जंबिश देते हुए पीछे हो गया। चीफ को फ़ोन करके बता देना मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, वेट नहीं करूँगा। इंगेशन में चाबी लगाते हुए साथ ही उसे एक और हुक्म जारी किया। ताइपे की साफ़ सुथरी सड़कों पर उसकी गाड़ी दौड़ती जा रही थी। 2 साल बाद उन सड़कों पर ड्राइव कर रहा था। उस अरसे में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही ताइपे था, वही खुशगवार और गर्द आलूद से पाक फिजाएं थी। ताइपे के लोग दुनिया भर में अपने खुशगवार और दोस्ताना अंदाज की वजह से मशहूर थे, लेकिन किस्मत से ज़रीर कादिर की ज़िंदगी में जितने भी लोग 2-4 के अलावा उसे सभी दोहरी शख्सियत के हामिल, खुदगर्ज और अपना फ़ायदा देखने वाले लोग ही मिले थे। न चाहते हुए भी सुबह ही सुबह वो अपना मूड ख़राब कर चुका था। उसे हरगिज़ पसंद नहीं था कि कोई उसकी ज़ात के हवाले से उसे किसी भी किस्म का कोई सजेशन दे। वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहता था और यही कर रहा था, लेकिन दरमियान में कहीं कादिर हुसैनी और अपने गिले शिकवे करने का मौका मिलता था तो वो उसे ज़ाया नहीं किया करते थे। उसने रात से कुछ नहीं खाया था। वो भूख का इतना कच्चा नहीं था, लेकिन आज जाने क्या बात थी कि उसने किसी रेस्टोरेंट जाने में टाइम ज़ाया करने के बजाय एक करीबी मार्केट के पास गाड़ी रोक दी थी। जकी और बीना अपना वर्क टाइम ख़त्म करके जा चुके थे। मिसेस सुमा ने नासाजी की तबीयत की वजह से 2 दिन का ऑफ ले रखा था। कैफ़े भी मुकम्मल खाली हो चुका था। दूसरे दिनों के मुकाबले में आज कैफ़े की सेल्स अच्छी हुई थी। रो में से पैसे निकालकर काउंटर पर रखते हुए वो एक नोट पैड पर पेन से सारा हिसाब किताब लिखने के साथ साथ कैफ़े की ज़रूरी अशिया के अलावा घर के ग्रोसरी का सामान भी लिख रही थी। कुछ पैसे वॉलेट में रखकर उसने बाकी पैसे लॉकर में रखे। फिर स्टैंड पर से कोट उतार कर पहनते हुए चाबियाँ और पर्स उठाकर कैफ़े से बाहर निकल आई थी। सारी लाइट्स वगैरह बंद करके कैफ़े को लॉक किया था। फिर पैदल ही करीबी मार्केट की जानिब बढ़ गई थी। साथ ही हाथ में पकड़ी लिस्ट पर नज़रें भी दौड़ा रही थी। जो सामान से ज़्यादा ज़रूरी था उससे पहले वो ख़रीदना चाहती थी ताकि बाद में पैसे कम ना पड़े। वो अभी मार्केट के पास पहुंची ही थी कि सामने के मंजर को देखकर शॉक्ड रह गई। उसे पहचानने में कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ा था। वो चेहरा ऐसा नहीं था जिसे याद करने के लिए जहन पर जोर देना पड़े।
उसने बेसाख्ता खुले लबों पर हाथ रखा था। वो ज़रीर कादिर ही था जो एक लड़के की गिरेबान पकड़े बेदर पे घुसे उसे रसीद कर रहा था। उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन करीब में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो ज़रीर कादिर का हाथ रोक सके। इडियट! नफरत से नीचे गिरे लड़के को कहता हुआ वो मार्केट के अंदर दाखिल हो गया। पागल आदमी! मनल ने दिल में उसे कितने ही अलकाबात से नवाजा था। एक सेलिब्रिटी को अपनी आंखों के सामने देखना उसे वाकई में हैरानगी में मुब्तला कर गया था, लेकिन वो उसकी फैन गर्ल नहीं थी। सुजैन बेशक उसकी दीवानी थी, लेकिन उसके जैसा नक चढ़ा और इंतहा का मगरूर एक्टर उसे एक आंख नहीं पसंद था। उसका मूड खराब हो चुका था, लेकिन ग्रोसरी तो फिर भी करनी थी। सर झटकते हुए वो भी मार्केट के अंदर दाखिल हो गई थी। ट्रॉली धकेलते हुए वो मुतालबा सामान ट्रॉली में रखते जा रही थी। मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं था। ज़रीर उसे दिखाई दे गया था, जो हाथ में छोटी सी बास्केट लिया उसमें चॉकलेट्स और सॉसेजेस के डब्बे रख रहा था। वैसे तो चॉकलेट को नापसंद करने की कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन मनल के लिए ये बात काफ़ी हैरत अंगेज थी कि इतनी तल्ख शख्सियत वाला इंसान चॉकलेट को कैसे पसंद कर सकता है। आखिर सर आपकी बैंडेज कर दूं? स्टाफ बॉय ने डरते डरते उसे मुखातिब किया था। उसकी हथेली से खून बह रहा था, जैसे रोकने के लिए उसने रुमाल बांध रखा था। ज़रूरत नहीं, उसने सपाट लहजे में कहा। उसके चेहरे पर भी अजीब सा तासुर था, जो सामने वाले को उसकी औकात में रहने पर मजबूर करता था। सर प्लीज़, अच्छा आप ये रख लें। वो शायद उसका फ़ैन बॉय था, जब ही उसकी इतनी फ़िक्र कर रहा था। उसके सर्द अंदाज के बावजूद बैंडेज उसे थमा कर चला गया था। मनल ट्रॉली में से अपना सामान निकालकर काउंटर पर रखती जा रही थी, जब भी वही लड़का काउंटर के पास से रखी हुई चीज़ों को तरतीब देने लगा। देखो, किसी को पसंद करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी की मोहब्बत में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि उसकी गलत और सही बात में फ़र्क ही ना कर सको। माथे पर कटे बैंग्स को हाथ से साइड पर करते हुए मनल ने उसे समझाना ज़रूरी समझा। सॉरी मैम। लड़के ने नासमझी से उसे देखा, जो अचानक ही बोलना शुरू होकर उसे सुनाई जा रही थी। अब खुद ही देख लो, तुमने एक गलत बंदे को बैंडेज दी है। तुम्हें तो उसे बेचारी लड़की की मरहम पट्टी करनी चाहिए थी, जो इतना पिट कर गया था। उसे देने की बजाय तुम्हें इस जालिम शख्स की फिक्र हो रही है, जिसका हाथ जख्मी हो गया है एक बेगुनाह और मासूम इंसान को मारते हुए। तुफ है तुम पर। वो अफसोस का इजहार कर रही थी, लेकिन अफसोस से ज़्यादा उसके लहजे में तन खोई थी। ऐसी बात नहीं है। उसने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर रोक गई थी। रहने दो बस, उसके लिए सफाई पेश ना करो। उसकी बेजा हिमायत करने वाले लोग मुझे कतई नहीं पसंद। अमीर बाप के ये नालायक बच्चे इस तरह की हरकतें ना करें तो और क्या करें फिर। मैडम आप पेमेंट कर दें, बाकी सब वेट कर रहे हैं। उस लड़के ने मदद तलब नज़रों से उस काउंटर बॉय को देखा, जो मनल के पीछे खड़े ज़रीर को देखकर हड़बड़ाया था। फिर जल्दी से मनल का मुंह बंद करवाने की नीयत से उसे टोका। अगर तो वो उसी तरह उसकी शान में कसीदे पड़ती रहती तो कोई बाइद नहीं था कि उसके साथ साथ वो दोनों भी अच्छी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते। दे रही हूँ, एक तो सब्र नहीं होता तुमसे। वॉलेट से चंद नोट निकालकर उन्हें गिनने के बाद उसने मुतालबा रकम उसकी जानी बढ़ाने के बाद दोनों हाथों में शॉपर्स उठाए। वो जैसे ही पलटी थी, सामने खड़े शख्स को देखकर पत्थर की बुत बन गई थी। टेक असाइड। वो सांस रोके खड़ी थी जब उसके सर्द व सपाट आवाज़ पर बेसाख्ता ही वहाँ से हट गई थी। टीवी पर अदाकारी करते हुए या मार्ट के बाहर किसी को पीटते हुए वो उसे सिर्फ एक आम सा इंसान ही लगा था, लेकिन इतने करीब से उसने पहली बार उसे देखा था। वो ताइपे में रहने वाले चीनियों जैसा नहीं था। उस मुल्क में कोई एक लड़का ऐसा नहीं था जो वजाहत में ज़रीर कादिर की टक्कर का हो। जो 3 सेकंड उसने बगैर पलके झपके ज़रीर को देखा था, वो उसकी खूबसूरती की कायल हुई थी। टीवी पर बेशक उसकी आंखें इतनी हंसी नहीं लगती थी, लेकिन इतने करीब से उसे देखने के बाद उसे पता चला था कि उसकी सुनहरे रंग की आंखें, जितनी हसीन आंखें उसने आज से पहले किसी की नहीं देखी थी। ज़रीर कादिर को कभी किसी ने क्लीन शेव नहीं देखा था। उसके चेहरे की हल्की सी फ्रेंड्स बियर्ड उसे ताइपे के नौजवानों में काफ़ी मकबूल बनाती थी, और इस बात का अंदाज़ा उसे अच्छे से था। वो कभी शेव नहीं करता था। वो हमेशा ही लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला देखना चाहता था। सर आपसे पैसा थोड़ी लेंगे। वो दोनों लड़के उसके सामने पीछे पीछे जा रहे थे। मनल ने उन्हें घूरते हुए अपने हाथ में पकड़े शॉपर्स देखे, जिनमें हज़ारों का सामान था। जिसके पास शोहरत है, दुनिया भी उसी की है। वो जल भनकर बड़बड़ाते हुए मार्ट से बाहर निकल गई थी। मार्ट से थोड़ा दूर ही फुटपाथ पर दोनों शॉपर्स को नीचे रखें वो क्रॉस बैग्स में से फ़ोन निकालकर बासिल को फ़ोन मिला रही थी। सामान उसने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था।
घर इतनी दूर नहीं था कि कैब की जाती, लेकिन कुछ दूर जाने में भी उसके हाथ जवाब दे जाने थे। कॉल जा रही थी, फ़ोन उसके कान से लगा रखा था। जब भी कुछ तादाद में लोग भागते हुए उस मार्ट में दाखिल हुए थे, मनल घबराकर एक साइड पर हो गई थी। अंदर से काफ़ी शोर और गुल की आवाज़ें आने लगी थी और कुछ ही सेकंड बाद वो दोनों लड़के ज़रीर कादिर को अनपेड गार्ड बने उसे अपने हिसार में लोगों से बचाते हुए गाड़ी तक छोड़ने आए थे। आसपास काफ़ी रश लग चुका था, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए सिर्फ एक मुस्कुराहट अपने फैंस की जानिब उछालकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुका था। पीछे उसने काफ़ी लोगों की जज्बात से भरपूर खुशी की मिली जुली ही आवाज़ें सुनी थी, जो अपनी बसारतों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने सच में उस इंसान को अपनी आंखों से देखा है। खैरियत, तुम मुझे फ़ोन कर रही थी? अपने करीब से वो आवाज़ सुनी तो वो डर कर उछली थी, लेकिन सामने ही उसे फ़ोन हाथ में पकड़े खड़े देखा तो घूर कर उसे देखा। डरा दिया तुमने मुझे नहीं पता था तुम किन ख्यालों में गुम हो। वैसे यहाँ इतना रश क्यों लगा हुआ है? कुछ हुआ था यहाँ? उसके कहे बिना ही ज़रा सा झुककर ज़मीन पर रखे शॉपर्स उठाते हुए उसने नासमझी से पूछा, ये पूछो क्या नहीं हुआ? ज़रीर कादिर ने एक लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा है, वो भी मेरी आंखों के सामने, और ये लोग बजाय उसे सर्जनिश करने के उसके जख्मी हाथ को लेकर फिक्रमंद थे। तुम्हें मालूम तो है इन सर्फ रेफरेंस का? उसका अंदाज तनफ्फुर ज़्यादा था। ज़रीर यहाँ आया था? बासिल ने हैरानगी से पूछा। ना सिर्फ आया था बल्कि एक लड़के को बुरी तरह से पीटा भी था। तुम अपने आर्टिकल में ये भी लिखना। क्या तुम्हें वजह मालूम है ज़रीर ने उस लड़के को क्यों मारा? मुझे नहीं पता क्यों मारा था उसने, मैंने बस उसे बेरहमी से मारते हुए देखा था। लेकिन लोगों को देखो ज़रा, कैसे उस पर कुर्बान होए जा रहे हैं, जैसे उसने बड़ा अजीम काम किया हो। ज़रीर कादिर अगर किसी का कत्ल भी कर दे तो उसके फैंस उसे फांसी नहीं होने देंगे। ये तो बस एक मामूली सी मारपीट का केस था, फॉरगेट इट। वो हाथ जलाते हुए लापरवाही से बोला। तुम्हें मालूम है तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त क्यों हो? उससे 2 कदम आगे चलते बासिल ने रुककर उसे देखा। क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ, उसने अंदाज़ा लगाने वाले अंदाज में पूछा। हैंडसम होना अच्छाई में कब शुमार होता है? तो क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या ये हेयर कट मुझ पर सूट नहीं कर रहा? बासिल, उसने तंबी नज़रों से उसे देखा। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी खास वजह है जो तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हो? ग्रे स्वेट शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक खींचते हुए वो उससे इस्तफसार कर रहा था। क्योंकि तुम एक नरम दिल के इंसान हो, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबका ख्याल रखते हो, और सबसे बढ़कर एक अच्छे लिसनर हो, और इससे भी बढ़कर ज़रीर कादिर की तरह मगरूर नहीं हो। बस इतनी ही क्वालिटीज़ है मुझ में, उसने अफसोस से सर हिलाया। मैं तो अपनी अच्छाई पर तुमसे 2-3 किताबें एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन तुमने तो 2 लाइन में ही मुझे निपटा दिया। वो कुछ नाराज़ लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये बताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारी कितनी इज्जत है। इज्जत? मुझे ओल्ड मैन वाइब आ रही है। तुम्हें इतना शौक क्यों हो रहा है अपनी तारीफ सुनने का? उसने तुनक कर कहा। आगाज़ तो तुमने ही किया था, क्या नहीं किया? हाँ, मैंने किया था। ज़िंदगी में कभी मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे जैसा एक दोस्त लाजमी मिलना चाहिए, और अगर ना भी मिले तो उसे दुआओं में मांग कर हासिल कर लेना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। बासिल ने 27 से आवरू को हरकत देते हुए शुक्रिया के से अंदाज में एक हाथ सीने पर रखा। तुमने मुझे अपने बेहतरीन दोस्त का दर्जा देकर मेरे नसीब जगा दिए हैं। उसके एजाज़ से कहने पर वो बेइख्तियार ही हंस पड़ी थी। चीफ एग्जीक्यूटिव के वसी पुरतेश कमरे में ग्लास वॉल पर 20 पर्दे पड़े थे। वो एक तरफ रखे सिंगल को सोफे पर टांग रखे बैठा था। हाथ में चाउमीन का बॉल पकड़े फॉक से खाने में मगन था, जबकि डायरेक्टर और प्रेसिडेंट दोनों तहम्मुल और बर्दाश्त से उसका ये पुरसुकून अंदाज देख रहे थे। ये सब क्या है ज़रीर? चीफ ने लैपटॉप की स्क्रीन सामने की। उसने पहले फॉक्स में नूडल्स घुमाकर अपने मुंह में रखे थे, फिर नज़र उठाकर सामने मेज़ की दूसरी जानिब बैठे चीफ को देखा। तुम्हें मालूम भी है कि तुम 2 साल बाद कम बैक कर रहे हो। तुम्हें अपनी जगह वापस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज का दौर वैसा नहीं है जैसा 2 साल पहले था। इसके बावजूद तुम्हारा ये बच्चों वाली हरकतें मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी पब्लिक में वो तमाशा क्रिएट करने की? वो अपने गुस्से को छिपाने की हरगिज़ कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन वो हर तरफ से बेपरवाह सिर्फ अपने खाने की तरफ मुतवज्जा था। उसकी हथेली पर अब भी रुमाल बंधा था जो उसके खून से रंगा हुआ था। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? डायरेक्टर ने तंजी से उसे देखा था, जिसने नफ़ी में सर हिला दिया था। क्या आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी मंगवा देंगे? मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। उसके मुस्कुराते लेकिन सर्द लहजे पर डायरेक्टर जाने क्यों अपनी जगह से गैर आरामदेह हुआ था।
मैं कम इन? हाथ की पुश्त से दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। ज़रीर ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा था, फिर दोबारा बाउल पर मुतवज्जा हो गया। तुम कहाँ थे ज़ईम? उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर है ना? तुम इसके सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हो, इसके मैनेजर भी हो। आखिर तुमने इसे पब्लिक में अकेले क्यों जाने दिया? उनकी तौबा का रुख अब उसकी जानिब था। मैं माजरत चाहता हूँ, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मालूम है मुझे क्या दिखाओगे? जानते हैं हम सारे सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो रही है। इसके फैंस भी इसके अमल पर सख्त गुस्सा हैं। डायरेक्टर सिर्फ अपने ही गाए जा रहे थे जब ज़ईम ने आगे बढ़कर अपना लैपटॉप मेज़ पर रखा, फिर कुछ बटन प्रेस करके एक वीडियो प्ले कर दी। ये उस मार्ट की अतराफ की सीसीटीवी वीडियोस हैं जिनमें क्लियर देखा जा सकता है कि वो लड़का मार्ट से चोरी करके निकल रहा था। ज़रीर सर ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक तेज़ धार चाकू से उन पर वार किया था, जिससे बचने की सूरत में उनका हाथ जख्मी हुआ। सिर्फ इसी वजह से उस लड़के को मार पड़ी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ आधी वीडियोस ट्रेंड कर रही है। ज़ईम के सर लहजे पर वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया था। ये बात वो अच्छे से जानता था। अगर सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाती तो सिर्फ एक ज़ईम ही था जो उसकी पुश्त पर खड़ा हो सकता था। वो बिना किसी वजह से किसी से झगड़ा नहीं करता था। ये बात वो तीनों भी जानते थे, लेकिन फिर भी उससे इस अंदाज में बातचीत कर रहे थे जैसे उसने जानबूझकर तमाशा लगाया हो। फौरी तौर पर हर साइड से ये वीडियो हटवाओ, वरना इसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब होगी। हमें ज़रीर का एक स्टेटमेंट रिलीज़ करना चाहिए। ज़रीर सर कोई बयान नहीं देंगे। ज़ईम की कुछ बुलंद आवाज़ पर ज़रीर समेत उन तीनों ने भी उसकी जानिब देखा था। जब पूरी सीसीटीवी वीडियो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तो इस आधी वीडियो की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, और अगर बयान देने की ज़रूरत पड़ी तो उनके मैनेजर की हैसियत से मैं खुद बयान दूंगा। लैपटॉप की स्क्रीन को गिराकर वो 2 कदम पीछे होते हुए पुश्त पर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। इम्प्रेसिव। इस दौरान वो पहली बार ज़रीर मुस्कुराया था। चौमिन का बाउल मेज़ पर रखकर बॉक्स में से टिश्यूज़ निकालकर लब थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ था। तफ्तीश ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? वो बराह रास्त उन तीनों से मुखातिब था। मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ सर। ज़रीर ने अस्बात में सर हिलाया तो वो मेज़ पर से अपना लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया। उसके पीछे एजेंसी के डायरेक्टर और मैनेजर भी उससे कीनतोज़ नज़रों से देखते चले गए थे। चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने वो अकेला खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? उनके अंदाज थकान ज़्यादा था। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। उसका अंदाज गैर संजीदा था। मैं सिर्फ इस वजह से तुमसे मोहब्बत नहीं करता कि तुम्हारा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम जब इस एजेंसी में आए थे, मालूम है तुम्हारी क्या उम्र थी? सिर्फ 20 साल के थे तुम। मैं हमेशा तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह अजीज़ रखा है। मैं अगर तुम्हें किसी चीज़ से मना करता हूँ या रोकता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा करता हूँ। तुम मुझे गलत क्यों समझते हो? एक छोटी सी बात को सर पर सवार करके आप मुझे इमोशनल क्यों कर रहे हैं? ये छोटी सी बात है। उनका दिमाग भग से उड़ा। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है तुमने उस लड़के को कितनी बुरी तरह से मारा था? अगर उसके साथ कुछ सीरियस मसला हो जाता या वो पुलिस कंप्लेंट कर देता, तुम्हारे साहब को कितना नुकसान पहुंच सकता था, इसका तुम्हें मालूम ही नहीं है। आपकी यही बातें मुझे मजबूर करती हैं कि एक्टिंग छोड़ने के लिए। मैं अब थक चुका हूँ। मैं इतना बोल्ड होकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता हूँ। ज़ैम के बगैर मुझे कहीं अकेले आने जाने की इजाज़त नहीं है। गेटअप चेंज किए बगैर मैं पब्लिक में नहीं जा सकता। अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी ज़ैम पहले रेस्टोरेंट को खाली करवा कर अपने गार्ड्स को पहरेदारी पर खड़ा करता है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ? उन्होंने संजीदगी से उसे देखा। उसके कुछ कहने का इंतज़ार किए बिना ही दोबारा बोले, तुम एक नाशुक्र इंसान हो। तुम वो ज़िंदगी गुजार रहे हो जिसके लिए लोग कई सालों तक दिन रात एक करके सख्त मेहनत करके उसके बाद भी इतनी इज्जत, शोहरत और दौलत मुयसर नहीं कर पाते जो तुम्हें हासिल है। और तुम कह रहे हो तुम तंग आ चुके हो? उनका अंदाज सख्त नाराज़गी लिए था और जताता हुआ सा था। नाशुक्रा? ज़रीर ने उनके जवाब में कुछ नहीं कहा था, बस जहन में वही लफ्ज़ गूंजा था। बुकवॉर्म कंपनी की इमारत में इस वक्त रोज़मर्रा का ही दिन था। प्रिंटर की जूजू, सफ़ेद कागज़ के पलटने की आवाज़ें और कीबोर्ड की ठक ठक, हर मेज़ पर लैपटॉप के सामने रखे फाइलों और कागज़ों की पलंदे। वो इस कंपनी के एडिटोरियल डिपार्टमेंट का हेड चीफ एडिटर था। उसके अप्रूवल के बाद ही कोई किताब आगे प्रोसेस में जाती थी। मेज़ के किनारे से टेक लगाए, हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप को लबों से लगाए वो दूसरे हाथ में पकड़े पेपर्स पर नज़रें दौड़ा रहा था। फजूल है, उसने मुख्तसर लफ्ज़ों में उस 200 सफ़हात की कहानी पर अपना रद्द अमल दिया था। मैंने बहुत मेहनत की है सर। पिछली बार जो पॉइंट्स आपने बताए थे
उन पर काफ़ी काम किया है मैंने। वो रुहासा हो गया था। उसका बार बार ड्राफ्ट भी उसने रिजेक्ट कर दिया था। डायलॉग डिलीवरी, किरदार का स्केच और मंजर निगारी परफेक्ट है, लेकिन प्लॉट में झोल है। क्या तुम्हें हीरो से ज़्यादा विलन पसंद है? उसने इस्तफसार करते हुए दोबारा कप लबों से लगाया। हाँ, और मैं अपनी स्टोरी में एक सुपर विलन को दिखाना चाहता हूँ जो हीरो से भी ज़्यादा पावरफुल हो। वो पुरजोशी से बोला। तुमने इसके इख्तिताम में हीरो को मारकर विलन से हीरोइन की शादी करवा दी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हीरोइन को भी मार देता, क्योंकि स्टोरी का मेन कैरेक्टर सिर्फ विलन है। लेकिन विलन क्योंकि एक निगेटिव किरदार होता है तो उसे हर बुरे अमल से बरी इल्ज़ामा करके उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई जा सकती। बुरे का अंजाम सिर्फ बुरा होता है। कागज़ों का पलंदा उसके जानिब बढ़ाते हुए उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं एक एडवाइस दूँ तो तुम फिलहाल अपनी प्रूफ रीडिंग की जॉब पर ही तवज्जो दो और साथ में मुख्तलिफ राइटर की किताबें पढ़ना जारी रखो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हारी बुक भी हमारी कंपनी ज़रूर शाया करेगी। थैंक यू बासिल सर, उसने तशक्कुर से कहा। चीफ सही कह रहे थे। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, टैब पर उंगली स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया साइट पर अपने फैंस के कमेंट्स देख रहा था जो सीसीटीवी वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी पोस्ट पर आ रहे थे। उसके चाहने वालों की तादाद अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके हक़ में बोलने वाले अभी भी मौजूद थे। क्या कह रहे थे? उसने टेप से नज़र उठाए बगैर पूछा। हालत वाकई में वैसे नहीं रहे जैसे 2 साल पहले थे, उसने मोड़ काटते हुए कहा। जानता हूँ, पहले आप गोल्डन स्टार का फेस माने जाते थे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में कई लोग आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आपको स्क्रीन पर जल्द वापस आना होगा। मैंने 2 साल का गैप लिया था, मुझे वक्त लगेगा रूटीन में आने में। अभी मैं कुछ टाइम एजेंसी में गुजारना चाहता हूँ, यहाँ के माहौल और नए आए हुए लोगों को देखना चाहता हूँ। ज़रीर ने बैक व्यू मिरर को देखते हुए कहा, जहाँ सिर्फ ज़ैन की डार्क ग्लासेस से ढकी हुई आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे आप चाहें, लेकिन कुछ फ़ोटोशूट और कमर्शियल्स आपको लाजमी करवाना होगा ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आप अपनी जगह पर वापस आ चुके हैं। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, उसने कसरत से मंदी से कहते हुए सर सीट की पुष्ट से टिका दिया। अब वो उसका मैनेजर था, हमेशा उसके फ़ायदे की बात ही करता था। उसे घर ड्रॉप करके वो अपने अपार्टमेंट जाने के बजाय दोबारा एजेंसी आया था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके कोट के बटन बंद करते हुए लिफ्ट में जाने के बजाय तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 5वीं फ्लोर पर पहुंचा। गले में पहने आईडी कार्ड को डिवाइस पर स्कैन किया, जिससे बड़ा और भारी सा ग्लास वॉल लॉक खुल गया था, जिसे धकेलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ, जहां सामने ही काफ़ी मेज और कुर्सियों पर मौजूद लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो सब उस कंपनी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के वर्कर्स थे। ज़रीर के मैनेजर प्लस बॉडीगार्ड को अंदर दाखिल होते देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। उसकी आमद कभी भी किसी खेल की वजह से नहीं होती थी। सबको नज़रअंदाज किए वो कोने की मेज़ पर बैठे शख्स की जानिब आया। आज तो इसकी मौत पक्की है, सबके जहनों में यही ख्याल उभरा था। ज़ैम ने दूसरी जानिब जाकर उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया था और धक्का देते हुए उसे दीवार से लगा दिया था। एजेंसी की रेप्यूटेशन को लेकर जो भी नेगेटिव कमेंट्स इंटरनेट पर सर को लेकर लेट डाउन करता है, उसे वहाँ से फौरी तौर पर हटाने की और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सब अपना काम रोके उन दोनों को देख रहे थे। ज़ैम की पेशानी की रगें उभरी हुई थी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर हर सोशल साइट पर वो वीडियो ट्रेंडिंग पर गई है। मैं ज़रीर कादिर का मैनेजर हूँ, तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं समझा। वो चीख नहीं रहा था, गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसका सर्द अंदाज और चुभती हुई आवाज़ उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। सॉरी सर, मैं कोशिश की थी वो वीडियो हटाने की, लेकिन साइट्स काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं तो और किस काम के पैसे मिलते हैं तुम्हें? अपना सामान पैक करके रखो। अगर दोबारा ये गलती हुई तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी तुम्हें इस एजेंसी में रहने नहीं दूंगा मैं। कुर्सी पर धक्का देते हुए उसने वार्न किया था और जैसे आया था वैसे ही पलट गया था। उसके बाहर जाते ही सबने सुख की सांस ली थी। डाउनटाउन में सुबह ढलकर दोपहर की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। साफ़ सुथरी सड़कों पर मकामी लोगों और सियाहों की आमदोरफ्त जारी थी। बटर कप पर भी ग्राहकों का रश लगा था। ताज़ा रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स की महक कैफ़े से बाहर तक जा रही थी। ऐसे में वो मसरूफ़ सी काउंटर के पीछे खड़ी थी। जीन्स के साथ उसने ब्लैक टॉप पर एप्रन पहना हुआ था। स्या बालों में रुमाल को फोल्ड करके हेयर बैंड की तरह सर पर बांध रखा था और 2 लटें आगे को निकली हुई थी।
जो इस्तेहाक से उसके गालों पर झूल रही थी। वो और उसकी साथी हेल्पर तेजी से सारे ऑर्डर मुकम्मल करते हुए काउंटर पर रखती जा रही थी, जिन्हें जक्की सबके टेबल्स पर ले जा रहा था। ये ले जाओ जल्दी। अमेरिकानो कॉफ़ी का मग उसने काउंटर पर रखते हुए जक्की से कहा था, जब भी गैर इरादी सी निगाह कैफ़े के अंदर दाखिल होते हुए शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसका रंग सफ़ेद पड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती साफ दिखाई दे रही थी। उस शख्स को वो अच्छे से जानती थी, ज़रीर कादिर का हैंडसम मैनेजर प्लस बॉडीगार्ड। वो भी उसे देख चुका था। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। जकी उसे एक खाली टेबल पर बैठने और उससे ऑर्डर के मुतालिक दरियाफ्त कर रहा था, जिसे नज़रअंदाज करते हुए वो काउंटर तक आया। उस ब्लैक कोट पैंट वाले शख्स को देखकर उसकी जान निकलती जा रही थी। मिस मनल जलील। सर लहजे में उसका नाम पुकारते हुए उसने बिना किसी बात का कोई हवाला दिए बगैर टैबलेट की स्क्रीन उसके सामने की, जिसमें वही सीसीटीवी वीडियोज़ का दूसरा रुख था। उसमें भी ज़रीर उस लड़के को मार रहा था, लेकिन साथ ही कुछ मीटर के फासले पर एक लड़की भी खड़ी थी जो अपने फ़ोन में उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जैम ने जब वह वीडियो ज़रीर को दिखाई थी तो उसने साफ लफ्ज़ों में मना किया था कि लड़की वीडियो में नहीं देखनी चाहिए, इसलिए उसने दूसरे एंगल वाली वीडियो ऑफिशियल साइट पर अपलोड करवाई थी। इस लड़की का जो भी मकसद हो मुझे डिफेम करने का, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी की इज्जत ख़राब हो। और फिर वो तो एक ना समझ लड़की है, छोड़ दो उसे। ज़रीर के कहने पर जैम ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन आसानी से उसे माफ़ नहीं कर सकता था। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो एक चोर है। रात से ही ट्रेंड करती वो वीडियो जब उसने सुबह उठकर देखी थी तो पूरी बात उसके इल्म में भी आ गई थी। अपने किए पर वो शर्मिंदा भी बहुत थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका मैनेजर फ़ौरन ही उससे बात करने कैफ़े आ जाएगा। जब आपको पूरी बात मालूम नहीं थी तो आपने आधी वीडियो मुख्तलिफ पेजेस पर अपलोड करके कैप्शन में ज़रीर कादिर के खिलाफ नेगेटिव रिमार्क्स क्यों लिखे थे। एक हाथ काउंटर पर रखे वो पथरीले लहजे में उससे कह रहा था, जिसका ये सोचकर दिल कांप रहा था कि अगर वो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का कहेगा तो वो क्या करेगी, और वो शायद उसके चेहरे पर साफ नज़र आता उस डर को पड़ चुका था। रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 309 के तहत मैं आपको इसके लिए सू कर सकता हूँ और आपको भारी जुर्माना और कम से कम 1 साल के लिए कैद होगी। ताइवान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान एक छोटा सा जजीरा था, पहाड़ों और सब्ज़ वादियों से भरा हुआ, समंदर की आगोश में छुपा हुआ एक हसीन खुद मुख्तार मुल्क। एक ज़माने में ये चीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चीन ने ये कहकर इसकी कदर नहीं की थी कि ये एक बंजर सरजमीन है। बाद अज़ा जब इस पर तगालियों ने उसे दरियाफ्त किया तो उसके हुस्न पर हैरान रह गए थे। उन्होंने उसे फार्मूसा का नाम दिया था, यानी खूबसूरत ज़मीन। वक्त के साथ साथ कभी जापान, कभी हॉलैंड तो कभी किसी रियासत ने यहाँ अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की थी, जिसकी यादें आज भी ताइवान के कदीम तारीखी हिस्सों में मौजूद हैं। जापान ने इस पर तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की थी, जिसके बाद ये हिस्सा चीन की शाही ख़ानदान की तहवील में चला गया। लेकिन जब दूसरी जंग अजीम छिड़ी हुई थी तब चीन ने भी अपना इनकलाब आया था। चंग शाही ख़ानदान का खात्मा होने के बाद चीन और ताइवान पर छाई हुई बादशाहत भी ख़त्म हो गई थी, और ऐसे चीन में फिर जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया। चीन आज भी ताइवान को अपना हिस्सा कहता है। आज भी दुनिया भर की कई ममालिक इसे चीन का हिस्सा ही मानते हैं, लेकिन नाराज़ ताइवानी खुद को अलग और खुद मुख्तार रियासत ही समझते हैं। भारी जुर्माना और 1 साल की जेल। उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। देखें, मैं माजरत करती हूँ आपसे, मेरा इरादा ज़रीर कादिर को डिफेम करने का हरगिज़ नहीं था। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करें प्लीज़। उसने जैम के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन अंदाज ऐसा ही था कि वो कुछ देर तक उसे माफ़ीनामा ना देता तो वो सच में भी कर गुजरती। अच्छा। उसके लबों पर तंजिया लेकिन खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी। मैं बस आपको पहली और आखिरी बार वार्निंग देने आया हूँ, आइंदा मैं नरमी से पेश नहीं आऊँगा आपके साथ। उसका अंदाज सर्द और ठोस था। बहुत शुक्रिया आपका, ये आप मेरी तरफ से रख लें, मैं इसके चार्जेस नहीं लूँगी। सर को खम देकर पुरजोशी से उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसने हॉट चॉकलेट डिस्पोजल कप उसकी जानिब बढ़ाया था। खुशी और जज्बात के मिले जुले तासुरात उसके चेहरे पर झलक रहे थे। नो थैंक्स। खुश्क लहजे में साफ इनकार करते हुए अपना टैबलेट उठाकर वो वहाँ रुका नहीं था। हाउ रूड। मनल ने तेज़ नज़रों से उसकी पुश्त को घूरा था, लेकिन साथ ही गहरी सांस भरते हुए वो कुर्सी पर गिर सी गई थी।
उन दोनों के दरमियान ये सारी गुफ्तगू मध्यम आवाज़ में हुई थी। ज़ैम ने जानबूझकर आवाज़ को हल्का ही रखा था कि ताकि आसपास बैठे उसके कस्टमर्स और वर्कर्स मुतवज्जा ना हों। ज़रीर कादिर के साथ उसका मैनेजर भी उसकी फैंस में काफ़ी मकबूल था। इसी वजह से वो भी पब्लिक प्लेसेस में जाते हुए मास्क और ग्लासेस वगैरह एहतियातन लगाया करता था। ये हैंडसम सा आदमी कौन था मनल, जो तुमसे बात कर रहा था? उन्होंने दबे दबे से जोश से पूछा था। ज़ैम का चेहरा मास्क से छुपा होने की वजह से वो भी उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन मनल उसे उसकी आंखों से ही पहचान गई थी। ज़रूर से ज़्यादा हैंडसम उसे उसका बॉडीगार्ड ही लगता था, लेकिन जब मिसिस सुमा को उसने जवाब दिया तो अंदाज काफ़ी नाराज़ और अखड़ा हुआ था। हैंडसम आदमी नहीं, गुस्सेला आदमी कहें उसे रह रहकर बुरा फील हो रहा था कि वो उसे इतनी बातें सुना कर गया था। बेशक उसकी गलती थी, लेकिन वो कैसे उस पर केस करने की धमकी दे सकता था? आखिर अगर मर्द खूबसूरत हो तो उसका गुस्सा भी सर आंखों पर होता है। मिसेस सुमा को आजकल हर उस हैंडसम लड़के में दिलचस्पी महसूस हो रही थी जो मनल का हम उम्र था। गुजरे कुछ दिनों से उन्हें जब भी मौका मिलता था वो उसे शादी करने का मशवरा ही देती थी। इसकी एज मेरी ही जितनी है, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी नरमी नहीं है। वो खुद से हम कलाम होते हुए अभी भी उसके बारे में सोचते हुए झुझुरी ले रही थी। उसकी उम्र 26 साल थी। बासिल अगले महीने 28 साल का होने वाला था। ज़री की उम्र भी तकरीबन बासिल जितनी ही थी। ज़ैम मनल से सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। मुझे गुस्सा करने वाले मर्द नहीं पसंद मिसिस सुमा, उसने नाक चढ़ाते हुए नखोबत से कहा। तो फिर तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर पसंद है? मेरा लाइफ पार्टनर? वो मुस्कुराई। उसे सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जब वो बोले तो दुनिया से बेखबर होकर उसकी बातें सुनी जाएं। जब वो मुस्कुराए तो उसकी मुस्कुराहट के सदके उतारे जाएं। जब वो अपनी पलकें झुकाकर उठाए तो उस हसीन मंजर को हमेशा के लिए दिल में कैद कर लिया जाए। वो ख्वाबीदा से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोलती जा रही थी, जबकि मिसेस सुमा उसकी बातें सुनते हुए अपनी काम भी निपटा रही थी। लेकिन कहाँ मिलेगा इतना प्यारा लाइफ पार्टनर? उसने हसरत से कहा। बासिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी बताई हुई सारी खूबियाँ मौजूद हैं उसमें। तुमसे कितनी नरमी से बात करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, उसका बात करने का अंदाज कितना खूबसूरत है, उसकी आवाज़ कितनी भारी और दिलकश है, और मुस्कुराते हुए तो बहुत ही प्यारा लगता है। बस अगर वो चश्मा हटाकर अपने बालों का हेयर स्टाइल बदल ले तो ज़रूर कादिर से कम नहीं लगेगा। मैं आपसे कहने वाली थी कि बासिल मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे दरमियान दोस्ती से बढ़कर और कुछ नहीं है, ना ही मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। लेकिन आपने इस मगरूर ज़ेबी का जिक्र करके मेरा मूड ख़राब कर दिया। जहर लगता है वो मुझे। आबरू पीछे सीने पर बाजू बांधे वो तंदुही से उसका जिक्र कर रही थी। जब से उसका हैंडसम मैनेजर उसे धमका कर गया था, तब से अब ज़रीर के साथ साथ उसका मैनेजर भी मनल के नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया था। वरना वो ज़रीर से ज़्यादा उसके मैनेजर की फ़ैन थी। इतना प्यारा तो है ज़रीर, इतनी अच्छी अदाकारी करता है, तुम्हें ना जाने क्यों बुरा लगता है? प्यारा होना काफ़ी नहीं होता है ना मिसिस सुमा, बंदे का इखलाक भी तो मायने रखता है। और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि वो एक बद इखलाक शख्स है। तुम उससे कभी मिली नहीं हो, इससे बात नहीं की, उससे मुलाकात नहीं की। शायद तुम्हें इसलिए उसके नेचर ऐसी लगती है। बाज़ दफ़ा हम इंसानों को उनके ज़ाहिर से जज करने में गलती कर जाते हैं, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिलते हैं, उन्हें जानने का मौका मिलता है, तब हमें समझ आता है कि ये ज़ाहिर तौर पर जो दिखाई देता है, असल में ये बंदा तो बहुत मुख्तलिफ है। उनके नरमी से समझाने पर वो भी लम्हे भर को सोच में डूब गई थी। वो ज़रीर को ठीक तरह से जानती नहीं थी, शायद इसलिए उसकी नेचर मनल को रूड लगती थी। लेकिन फिर मैं आपको इसके लिए सू कर सकता हूँ। ज़ैम की सर्द सी आवाज़ सहन में गूंजी थी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तौर पर मुझे नापसंद ही रहेगा। वो मुँह के जावे जितने बुरे बना सकती थी उतने बना रही थी। तभी दरवाज़ा धकेले जाने पर घंटी की आवाज़ पूरे कैफ़े में गूंजी थी। एक 29 साला नौजवान वहाँ दाखिल हुआ था। मनल की निगाहें उस तरफ उठी थी। सियाह लॉन्ग कोट के जेबों में हाथ डाले खामोश खड़ा, नजरें यहाँ वहाँ घुमाकर किसी को तलाश कर रहा था। आ गए आप? तभी ऑर्डर सर्व करने के बाद जकी काउंटर के पास आया था। मनल, मैडम, ये मेरे दोस्त के रिलेटिव हैं, उन्हें पार्ट टाइम जॉब चाहिए। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि एग्ज़ाम की वजह से मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मेरी जगह कैफ़े में ये काम करेंगे। जकी की तफसील बताने पर वो दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो अब करीब आ चुका था। हेलो, मेरा नाम जांगवान है, उसने मुख्तसर सा तारुफ करवाया। क्या तुम कहीं और भी जॉब करते हो? मनल ने बराह रास्त उस नौजवान को देखते हुए पहले सवाल किया।
7-11 मार्ट में कैशियर की पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। उसके चेहरे के तरह उसकी आवाज़ में भी संजीदगी थी। एजुकेशन क्या है? मैंने पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हाई स्कूल में पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ गई थी। तुम्हारी फैमिली में कौन है? इस दफ़ा मिसेस सुमा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेने पर पूछा था। मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं, मेरी फैमिली में और कोई नहीं है। ठीक है, अपना नंबर और एड्रेस दे जाओ, फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। जी शुक्रिया। डिटेल्स नोट करवाने के बाद सर को हल्की सी जंबिश देकर वो वहाँ से चला गया था। पार्ट टाइम जॉब्स करने के बजाय वो कोई ढंग की जॉब क्यों नहीं करता? मनन ने इजहार ख्याल किया था। उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। सारी सेविंग्स उसने अपने पेरेंट्स की बीमारी पर लगा दी थी। छोटी उम्र से ही उसने काफ़ी मुश्किलात फेस की हैं। जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़की तासुब भरे अंदाज में उन्हें जोंगवान के बारे में बता रहा था। तुम उसे कब से जानते हो ज़की? उसकी फैमिली से मेरी फैमिली के भी अच्छे टर्म्स हैं। आप बताएं, क्या इसे जॉब पर रखना मुनासिब रहेगा? मनन ने मिसेस सुमा से पूछा था। मुझे तो काबिल एतराज़ नहीं लगता। तुम उसे एक दफ़ा बासिल से मिलवा दो। अगर वो कहे तो फिर उसे जॉब दे देना। ये ठीक रहेगा। मैं कल इन दोनों को कैफ़े में बुलवा लेती हूँ। अगर उसने अपनी जॉब ठीक तरीके से की तो फिर तुम्हें कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मनन ने मसनूई से धमकाने वाले अंदाज में ज़की से कहा था। वो भी पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रहा था। मनन के धमकाने पर हंस पड़ा। मैं दुआ करता हूँ कि आपका कैफ़े इतनी तरक्की कर जाए कि आपको मज़ीद स्टाफ हायर करने की ज़रूरत पड़ जाए। उसने काफ़ी शरारती से अंदाज में दुआ दी तो मनन के साथ साथ मिसेस सुमा ने भी हंसते हुए आमीन कहा था। लंच ब्रेक शुरू हो चुका था। सारे वर्कर्स अपने काम छोड़े लंच करने निकल चुके थे, लेकिन वो अपने छोटे से ऑफिस में एक हाथ में सर पकड़े बैठा था। सुन दिमाग के साथ सामने बैठी उस लड़की को देखे जा रहा था जो मेज़ के दूसरी जानिब चेयर पर बैठी कुछ बेचैन सी लग रही थी। साथ ही बासुर को सकून भी दरहम बरहम कर रही थी। गहरी सांस भरकर उसने खुद को तैयार किया, फिर उसे मुतवज़्ज़ा किया। मिस हुई, पिछले एपिसोड में ज़करान मर चुका था। उसने खुद को गोली मार के खुदकुशी की थी और इस किस्त में अपने घर पर सही सलामत बैठा है। ये सब क्या है? टेबलेट को मेज़ पर पटकने के से अंदाज में रखते हुए उसने नासमझी से पूछा था। जैसे ही उसे लास्ट एपिसोड मौसूल हुई थी, उसने पढ़ने की फ़ौरन बाद ही उसे राइटर को ऑफिस बुलवा लिया था। जैसे ही उसे लास्ट एपिसोड मौसूल हुई थी, उसने पढ़ने के फ़ौरन बाद ही उस राइटर को ऑफिस बुलवाया था। जब आपने इस नॉवल का आइडिया मेरे साथ शेयर किया था और जो प्लॉट मुझे भेजा था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि वो खुदकुशी करने के बाद बच जाएगा। उसका अंदाज चबाता हुआ तंसिया था। आप सही कह रहे हैं चीफ, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने भी ये चेंजिंग करने का बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे नहीं लिखा जाएगा। मैं इस किरदार को नहीं मार सकती। मैं बहुत रोई हूँ इसकी खुदकुशी का सीन लिखते हुए। आप देखें मेरी आंखें पर कितनी स्वेलिंग है। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू भर आए थे। वो काफ़ी टाइम से इस कंपनी की ऑफिशियल राइटर थी। वेबसाइट पर उसके नॉवेल्स की हाई डिमांड्स रहती थी। वो काफ़ी मकबूल थी, लेकिन इस बार उसने अपने लिखने के अंदाज को थोड़ा चेंज किया था। पहले वो सिर्फ लाइट से सोशल रोमांटिक नॉवेल्स लिखती थी। इस बार जो उसने सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी लिखी थी, उसकी वजह से वेबसाइट पर इंतहा का ट्रैफिक था। पूरी कहानी ज़बरदस्त गई थी, लेकिन आखिरी किस्त में कहानी का जो इख्तिताम उसने किया था वो बासिल को सर पकड़ने पर मजबूर कर गया था। राइटर्स को अपने किरदार से बहुत मोहब्बत होती है। उन्हें मारने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं ज़करान को नहीं मार सकती, और फिर उसके फैंस भी तो कितने सारे हैं ना। वो अपनी ही कही जा रही थी, लेकिन उसका मूड ख़राब हो चुका था। बिलाशुबा ये नॉवल उसे भी पसंद आया था, और वो पहली किस्त से इस विलन के मरने का मुंतज़िर था, जो हीरो से ज़्यादा खुद पूरे नॉवल पर छाया हुआ था। और जब उसने ज़करान की मौत की खबर सुनने के लिए आखिरी किस्त पढ़ी, तो राइटर ने उसकी खुदकुशी की कोशिश नाकाम बनाकर उसे बचा लिया था। यही चीज़ उसे इश्तियाल दिला गई थी। आपने उसे मारना नहीं है, तो फिर आगे की स्टोरी के बारे में क्या सोचा है? उसने सबसे पूछा। वो देखना चाहता था कि उसके दिमाग में ज़करान को लेकर क्या चल रहा है। मैं उसे अच्छा इंसान बना दूंगी। बस। बासिल की अब हकीकत में बस हो चुकी थी। मिस जुई। उसने दोनों हाथों को मेज़ पर रखा, खुद को कुछ सख्त कहने से बाज रखा। ज़करान एक विलन है, एक विलन, बुरा किरदार। सारे नोवेल में इसने इतना खून खराबा किया है, और आखिरी किस्त में आप इसे राह रास्त पर लाना चाहती हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो उसे बावर करवा रहा था कि उसे आखिरी किस्त फिर से लिखनी ही पड़ेगी। सेकंड लास्ट एपिसोड क्लाइमैक्स पर ख़त्म हुई थी, जब ज़करान ने खुद को गोली मारी थी।
रीडर्स को अभी मालूम नहीं है कि वो मर जाएगा। इसके कमेंट्स आपने देखे नहीं? इसके चाहने वाले इसको ज़िंदा रहने के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इसे हॉस्पिटल पहुँचा देती हूँ, वहाँ उसे डॉक्टर्स बचा लेंगे। कैसा आइडिया है? उसने पुरजोशी से पूछा था। ज़करान के ज़िंदा बच जाने की एक मोहम सी उम्मीद। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तो आप ऐसा करें कि लास्ट एपिसोड में मेरी सरप्राइज एंट्री करवा दें। मैं हॉस्पिटल जाकर खुद उसे गोली मारूंगा। चीफ, उसने नाराज़गी से बासिल को देखा था। आपको विलन्स इतने बुरे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो बुरे होते हैं। मैं ज़करान को नहीं मार सकती, उसने अटल अंदाज में कहा। मैं मार सकता हूँ, आप ये नेक काम मुझे करने दें। लास्ट एपिसोड में खुद एडिट करूँगा। मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ज़करान की मौत का सोचकर वो अभी से रोने लगी थी। बासिल ने साइड पर पड़ा हुआ टिश्यू पेपर का बॉक्स उठाकर उसके सामने रख दिया कि जी भर के आंसू बहा लें, लेकिन इस बदबख्त ने मरना तो ज़रूर है। किरदार मरकर अमर हो जाते हैं। आप यकीन करें, आपका ये नॉवल भी बुकवर्म वेबसाइट पर हिट हो जाएगा। वो तसल्ली दिला रहा था, लेकिन उसके रोने में इजाफा हो रहा था। इन राइटर्स का जब दिल इतना बड़ा नहीं होता तो इस तरह के प्लॉट पर काम ही क्यों करती हैं? उसके दिल में हल्का सा अफसोस तो जागा था, लेकिन सख्ती से वो ऐसा झटक गया। एक बुरे किरदार के लिए उसके दिल में कभी रहम नहीं आ सकता था। वो शुक्र कर रहा था कि कम से कम मनल इस तरह की कहानियाँ नहीं लिखती थी, वरना तो उसे समझाना एक बहुत ही मुश्किल अमर था। सुनहरी शाम ताइपे पर ढलने लगी थी। ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे से गुरूब होते हुए सूरज ने अलविदा कहना शुरू कर दिया था। रात के बसेरा करते ही रोशनियां जगमगा उठी थी। ऐसे में गोल्डन स्टार एजेंसी के 12वें फ्लोर के चिकने फर्श पर हील्स की टक टक गूंज रही थी। लिफ्ट से निकलकर अब वो उसके ऑफिस की जानी बढ़ रही थी। ग्रीन कलर के स्कर्ट और ब्लाउज में उसके ब्लॉन्ड बाल कमर पर बिखरे हुए थे। नेचुरल मेकअप किए वो उसकी एजेंसी की जानी मानी अदाकारा थी। एजेंसी की अंदरूनी इमारत अंदर से गोलाई में बनी हुई थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर के वस्त में खड़े होकर सर उठाकर ऊपर देखा जाए तो एजेंसी के आखिरी फ्लोर की छत दिखाई देती थी। हर फ्लोर की रेलिंग से झांकने पर नीचे ग्राउंड फ्लोर का सारा मंजर बखूबी देखा जा सकता था। तुम्हारे सर से मुलाकात हो सकती है? सुराही सी गर्दन उठाते हुए उसने दिलफरेब मुस्कुराहट से सैम को मुखातिब किया था, जो फ़ोन कान से लगाए एक हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा था। उसके मुखातिब करने पर ज़रा देर को फ़ोन कान से हटाकर उसने कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखी थी। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे सकता हूँ, उनकी मीटिंग है डायरेक्टर के साथ, संजीदगी से कहते हुए दरवाज़ा नॉक करके उसके लिए खोल दिया। वो सर को एक अदा से शुक्रिया के अंदाज में खम देकर अंदर दाखिल हुई थी तो पीछे वो दोबारा फ़ोन की जानी मुतवज्जा हो गया। हाय हैंडसम। वो ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने अपने रॉकिंग चेयर पर बैठा था। सामने टेबल पर कुछ स्क्रिप्ट्स रखे थे, जिनमें से एक उसके हाथ में था। पढ़ने में इतना मगन था कि दरवाजे पर नॉक होने पर भी मुतवज्जा न हुआ था। उसके मुतरन्निम सी आवाज़ पर ज़रीर ने चौंक कर उसे देखा था, फिर मुस्कुराते हुए उसकी जानी मुतवज्जा हुआ। कैसी हो सिमल? स्क्रिप्ट उसने साइड पर रखते हुए तवज्जो उसकी जानी मरकूज कर दी थी। आई एम गुड, तुम सुनाओ। अपनी वापसी की खबर ही नहीं होने दी तुमने किसी को। हाथ में पकड़ा क्लच टेबल पर रखते हुए उसने चेयर पर बैठते हुए शिकवा किया। बस अचानक ही इरादा बन गया वापस आने का, वरना तो डिग्री के बाद मिस्र जाना था, लेकिन फिर दिल नहीं किया। अच्छा किया तुमने वापस अपनी जगह आकर। वैसे तुम्हारे मैनेजर का मूड आज शायद अच्छा है। उसके अंदाज में मसनूई सी हैरानगी और शौकी थी। क्यों? उसने नासमझी से सिमल को देखा। क्योंकि उसने मुझे दरवाजे से वापस नहीं भेजा, बल्कि 10 मिनट भी दे दिए तुमसे मुलाकात करने के। वो बस मुझसे ज़्यादा वो मेरे शेड्यूल को लेकर काफ़ी पंक्चुअल है। वो मुस्कुराकर बोला, ये तो है। वैसे क्या इरादा है तुम्हारा? कब स्क्रीन पर नजर आओगे? फ़िलहाल तो बस देख रहा हूँ। उसने टेबल पर बिखरे हुए स्क्रिप्ट की तरफ इशारा किया तो सिमल ने बस सरसरी सी नज़र उन पर डाली थी, लेकिन फिर चौंक कर एक के बाद एक स्क्रिप्ट उठाकर उन पर नज़रें दौड़ाने लगी। ज़रा वो वाला स्क्रिप्ट भी दो। उसने ज़रीर के हाथ के पास पड़ा हुआ वो स्क्रिप्ट मांगा था, जो वो कुछ देर पहले पढ़ रहा था। ज़रीर के हाथ से स्क्रिप्ट लेकर उसने सारे समेट कर टेबल के पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिए थे। वो हैरत से उसकी हरकत को देख रहा था। ये क्या कर रही हो सिमल? मैं इन्हें पढ़ चुकी हूँ। इन सब की स्टोरी बिल्कुल फजूल है, कोई स्कोप नहीं है इनमें। और सबसे बढ़कर एजेंसी के हर एक्टर ने इन्हें रिजेक्ट किया है, और डायरेक्टर ने वो सारे रिजेक्ट किए हुए फजूल स्क्रिप्ट्स लाकर तुम्हें दे दिए। कोई ज़रूरत नहीं है इनमें से एक भी सिलेक्ट करने की। तुम कोई नए अदाकार नहीं हो। एक टाइम में तुम इस इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब तुम्हें ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं। वो खफगी से और नागवारी से कही जा रही थी। वो मुस्कुराकर शाने उचका गया था।
मुझे तो यही फील हो रहा है जैसे मैं कोई न्यू कमर हूँ। मैं खुद बात करूँगी चीफ से, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जा रहा है। तुम रहने दो सिमल, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। वैसे तुम्हारे ड्रामे की शूटिंग कैसी चल रही है। उसका ध्यान उस पर से हटाने के लिए उसने उसका पसंदीदा मौजू छेड़ा था, जिसके भिजे हुए तासुरात ढीले पड़े थे। पूछो ही मत, कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये मेरा। प्रोड्यूसर ने तो पानी की तरह पैसा बहाया है इस पर। कुछ दिन बाद पेरिस जा रही हूँ, ड्रामे की कुछ शूटिंग वहाँ होगी। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। आपके वो खुशी और पुरजोशी से उसे बता रही थी। ऑफिस से वापसी पर घर जाने के बजाय कैफ़े ही आ गया था। इरादा मनल के साथ ही वापस जाने का था, क्योंकि उसके कैफ़े से बुकवर्म कंपनी की इमारत काफ़ी करीब थी। वो कैफ़े में दाखिल हुआ तो काउंटर पर उसे मनल के बजाय जकी खड़ा हुआ दिखाई दिया था। मिसिस सुमा और बीना अपने घर जा चुके थे। उसने अतराफ में नजरें दौड़ाई थी तो मनल उसे कोने के मेज़ पर बैठी दिखाई दी थी। उसके हाथ में टैबलेट था जिसकी रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके अलावा सिर्फ चंद एक ही कस्टमर्स बैठे थे। बासिल ने बेसाख्ता आंखों को मीचकर गहरी सांस भरी थी। ग्लास डोर ढकेले जाने पर घंटी की आवाज़ सारे में गूंजने पर मनल भी उसे देख चुकी थी। बेगी सुर्ख निगाहों से उसे देखा। कैसी हो मिनल? उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर पूछा था। फिर अपना बैग मेज़ पर डालते हुए चेयर घसीट कर बैठ गया। ज़करान जिंदा है या नहीं? उसकी सख्त आवाज़ पर उसने कराह कर अपना सर टेबल पर टिका दिया था। उसके राइटर को समझाना बासिल के लिए आसान था, लेकिन राइटर की इस रीडर का क्या करता। उसके सामने तो उसकी एक नहीं चलती थी। जकी को उसने सख्ती से वार्न किया था, जब तक आखिरी किस्त अपलोड नहीं होती मनल को काम में बिजी रखें ताकि उसे एपिसोड पढ़ने का वक्त न मिले। देखो मेरी बात सुनो ज़करान एक। उसने ढेरों हिम्मत को खुद में जमा करके हज़ारों तावले तैयार करके सर उठाकर जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की थी, उसकी एक तेज़ और घूरती हुई नज़र पर ही चुप कर गया था। वो बहुत अच्छा है, उसने जिसको भी मारा था फजूल नहीं मारा था, उनकी गलतियों की वजह से ही वो मारा था, और वो सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। इसमें इतना बुरा क्या था? वो मर चुका है। बासिल ने जानकर उससे नजरें न मिलाई थी, सख्त लहजे में ताकीद की थी ताकि वो उसे एंडिंग चेंज करने के लिए जोर ना दे। वो नहीं मर सकता, तुम उसे मार दो तो और बात है। वो तंजिए बोली, राइटर ने ये कहानी लिखी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उसकी मर्जी के बगैर कैसे कहानी में कुछ चेंज कर सकता हूँ? तुम मेरी बात करवाओ उस राइटर से, मैं खुद उससे इंसिस्ट करूँगी। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। बासिल, उसने उम्मीद और दुख से उसका नाम पुकारा था। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बासिल में बस इतनी ही हिम्मत थी उसे नज़रअंदाज करने की। अगर तुम इस तरह से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी तो मैं अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दूँगा। वो नाराज़गी से गोया हुआ था। आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ उस राइटर से बात करो, उसे कहो कि हैप्पी एंडिंग कर दे, वरना मैं लंबे अरसे के लिए राइटर ब्लॉक का शिकार हो जाऊँगी। कुछ नहीं लिखा जाएगा मुझसे, सारा दिन बस ज़करान की मौत मेरे सर में घूमती रहेगी। अच्छा बस, बासिल ने बेजारी से उसे टोका। कम अज़ कम मनल के मुँह से वो किसी विलन के लिए तरफदारी नहीं सुन सकता था। मैं बात करूँगा राइटर से, उसे कहूँगा कि ज़करान को कोमा में भेज दे। वो जो आंसू साफ करते हुए खुशी से उसे देख रही थी, उसकी संजीदगी पर फिर से उसके चेहरे पर इश्तियाल दिखने लगा। क्या? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम समझ रही हो कि वो अच्छा इंसान बन जाएगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो गुनाह उसने किया है उनकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए ना। लेकिन कोमा में क्यों भेज रहे हो? फिर क्या करूं? मलेशिया से ताइपे बुलवा लूं उसे, अपने कैफ़े में जॉब दे देना। वो तन से बोला तो बेसाख्ता ही मनल की हंसी छूटी थी। अगर ऐसा सच में हो जाए तो कितना मज़ा आएगा ना। बासिल ने वहाँ से उठ जाना ही बेहतर जाना था। पता नहीं क्यों एक फिक्शनल किरदार से उसे इतनी जेलसी हो रही थी। कॉफ़ी दे दो यार, तुम्हारी मैडम ने सर दर्द कर दिया है मेरा। उसने पेशानी पर मसलते हुए थकान से जकी को आवाज़ दी थी। मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। जब तक राइटर से बात करो और उससे रिक्वेस्ट करो कि ज़करान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो ताकीद करते हुए काउंटर की जाने बढ़ गई थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी उस विलन को बचाने के लिए? क्या मजाक है? उसने तनफ्फुर से झटका। बहरहाल ये काम तो उसे करना ही था, वरना मनल उसका सर फाड़ देना था। फ़ोन निकालकर वो बेजारियत से एडिटर को ईमेल लिखने लगा था। उसे 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे जरीर के ऑफिस में बैठे, लेकिन ज़ैब ने दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। वो खुद ही उसकी मीटिंग का ख्याल करके बाहर निकल आई थी। माफ़ करना, मैंने 10 मिनट से ज़्यादा वक्त ले लिया।
वो उसके सामने खड़ी उसे देखते हुए लहजे में नदामत लिए कह रही थी। ज़ैम ने कोई जवाब नहीं दिया था, सर को खफीफ सी जंबीज देते हुए उसकी माजरत को कबूल किया था। ज़रीर यहाँ नहीं था, लेकिन तुम तो यही थे और तुम्हें बेहतर मालूम है कि एजेंसी में मौजूद ड्रेक से उसे किस तरह से महफूज रखना है। वो दोनों हाथ सीने पर लपेटे गर्दन उठाकर उसे देख रही थी, जिसकी नज़र उसके हील्स में कैद बेदाग पैरों पर थी। मुझे मालूम है मुझे अपनी जॉब किस तरह करनी है, आपको मुझे डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका लहजा कुछ सर्द था। मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम अपनी जॉब ठीक तरह से नहीं कर रहे हो। क्या कहना चाहती हैं आप? उसने सीमल को पैरों से नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखा, जिसकी पेशानी पर बालों की तादाद नुमाया थी। तुम्हारे होते हुए वो सारी फ्लॉप स्क्रिप्ट उसके टेबल पर क्या कर रही हैं? उसने तीखे लहजे में तन से कहा तो वह बस साख्ता चौंका। कौन से स्क्रिप्ट्स? उसने ना समझी से पूछा तो सिमल के लबों पर तनसिया सी मुस्कुराहट उभरी। बहुत अच्छी तरह कर रहे हो तुम अपनी जॉब, वेल डन। वो नफरत से कहती हुई वहाँ से लिफ्ट की जानिब बढ़ गई थी। खामोश फिजा में गूंजती उसकी हील की टकटक मध्यम पड़ती जा रही थी। सर झटकते हुए वो दरवाजे पर दस्तक देकर उसलत में अंदर दाखिल हुआ था। रिलैक्स, वो उन्हें पहले ही डस्टबिन में फेंक चुकी है। रोकिंग चेयर से टेक लगाए फ़ोन चलाते ज़रीर ने इत्मीनान से कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं इन स्क्रिप्ट्स के बारे में? वो नाराज़ लग रहा था। उसकी वजह से वो फजूल में सिमल के सामने शर्मिंदा हुआ था। मैंने सोचा क्या तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर परेशान करना। ज़रीर सर प्लीज़, आइंदा मेरे इल्म में लाए बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। उसका सख्त अंदाज समाजत करता हुआ था। ओहो, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना जज्बाती हो रहे हो? ज़रीर ने मेज़ पर से अपना बजता हुआ फ़ोन उठाया था, नंबर देखा, फिर यस करके फ़ोन कान से लगा दिया। 20 सेकंड की वो मुख्तसर सी मुकाबिल की तरफ से सुनाई गई बात ने उसके चेहरे के तासुरात को सख्त करना शुरू कर दिया था। उसे लगा जैसे उसके रगों में उबाल उठ रहे हों। मैं घर जा रहा हूँ। कॉल बंद करके फ़ौरन अपनी जगह से उठते हुए उसने ज़ैम के गोशे गुजार किया था। मैं चलता हूँ ना आपके साथ। ज़ैम ने साथ आने के लिए कहा तो वो हाथ उठाकर नफ़ी में सर हिलाता हुआ मना कर गया था। फिर गाड़ी की चाबी उससे लेकर उसलत में वहाँ से निकला था। रेस ड्राइविंग करता हुआ वो अपने घर आया था। गाड़ी से निकल कर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए बड़े से लॉन्च में आया, जहाँ कादिर हुसैनी 3 सीटर सोफ़े पर बैठे थे। सिंगल सोफ़े पर बैठी बेला से महू गुफ्तगू थे। जब ज़रीर को वहाँ आते देखा तो उनकी गुफ्तगू में वक्फा आया था। मुझे आपसे बात करनी है, वो उखड़े लहजे में मुखातिब होते हुए दो टोक से अंदाज में बोला। तुम डिनर कर लो, हम आराम से बात करेंगे। उसके बाद इखलाकी को जब्त से देखते हुए उन्होंने लहजे को हद तक अमकान नरम ही रखा था। लेकिन मुझे अभी बात करनी है आपसे। उन्होंने गहरी नज़रों से उसके चेहरे के सख्त तासुरात को देखा, क्योंकि वो जानते थे कि ज़रीर किस बारे में बात करना चाहता है। कहो। सिगार सुलगाते हुए उन्होंने इजाज़त दी। वैसे तो वो उनके बिजनेस से लाइल्म बनता था, लेकिन उसे अंदर की खबरें देने वाले कितने ही लोग मौजूद थे जो उसे कंपनी की पल पल की रिपोर्ट से आगाह करते रहते थे। आपने मेरी ममा के शेयर उनके नाम से ट्रांसफ़र किए हैं? सपाट और सर्द लहजे में कहते हुए वो पूछ नहीं रहा था, वो सिर्फ तस्दीक मांग रहा था। उसे बेला का वजूद इतना नाकाबिल बर्दाश्त लगता था कि वो उन पर एक नज़र डालना तो दूर, उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता था। हाँ, कादिर हुसैनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इत्मीनान से कहा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी ममा की जगह इस औरत को कैसे दे सकते हैं आखिर? वो कभी भी उनसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करता था, लेकिन आज वो बेअदब लहजे में ऊँची आवाज़ से बाज परिश कर रहा था। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही ज़रीर, और खाली जगह को तो पुर करना ही पड़ता है ना। खाली जगह? मेरी माँ को उनकी जगह छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कैसे कर सकते हैं आप ऐसे? मैं इस घर में इस औरत के साथ हरगिज़ नहीं रहूँगा। आखिर में उसने हर धर्मी से अपना फैसला सुनाया था। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? इतनी देर से तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। उसके गुस्ताख लहजे पर वो अचानक ही भड़क पड़े थे। आप सोच लें डेड, आपको अपना इकलौता बेटा चाहिए या अपनी दूसरी बीवी? उसकी सर्द सी बात पर लम्हे भर के लिए वहाँ एक गहरा हौलनाक सन्नाटा सा छा गया था। उनकी खामोशी से उसे जवाब मिल गया था। एक मलामत व अफसोस भरी निगाह उन पर डालते हुए कफ से आंखें रगड़ते हुए पलट गया था। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए वो गाड़ी बाहर निकालते हुए उस घर को हमेशा के लिए छोड़ गया था। जी, तो यहाँ करते हैं एपिसोड कंप्लीट। और एपिसोड की बात करें तो ज़रीर मेन लीड है जो एक एक्टर है, मनल फीमेल लीड है जो राइटर है और एक कैफ़े भी चलाती है।
बासिल है मानल का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मुझे सेकंड लीड वाली वाइब आ रही है बासिल से। तो देखते हैं कि बासिल है सेकंड लीड या फिर कोई और है। अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आगे मालूम हो जाएगा। लेकिन होगा तो ज़रूर कोई ना कोई सेकंड लीड। तो आपको कौन लग रहा है आप भी बताना। और अभी फर्स्ट एपिसोड था तो ज़्यादा स्टोरी नहीं मालूम हुई है, अभी इतना ही है। और ज़रीर का जो असिस्टेंट है ज़ईम, वो मुझे काफ़ी अच्छा करेक्टर लग रहा है, जो सब कुछ करने के लिए राज़ी है, मतलब हर तरीके से हेल्प करता है ज़रीर की। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है करेक्टर। और अभी देखते हैं आगे कैसी होगी स्टोरी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, रिव्यू लाजमी देना और दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।